नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। 23 में 24 का सेमीफाइनल यानी 5 राज्यों का चुनाव जो अब शुरू हो चुका है और आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं कौन जीतेगा मध्य प्रदेश। अभी से आप ये प्रोग्राम देखना शुरू कीजिए और ठीक 5:40 पर, मैं वक्त आपको बता रहा हूं, 5:40 पर हम आपको बता देंगे हमारे हिसाब से मध्य प्रदेश में कौन सरकार बना रहा है। शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, अब की बार किसकी सरकार। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या जाति चलेगी, धर्म चलेगा, अभी इजराइल और गाजा की लड़ाई चल रही है हमास की, क्या उसके नाम पर वोट पड़ जाएंगे, शिवराज का काम बोलेगा या वोटर कमलनाथ की गारंटी पर यकीन करेगा। बहुत सारी गारंटी चल रही है, 500 में सिलेंडर, 1500 रुपया महीना खाते में, या सरकार की लाडली बहना भैया शिवराज की नैया पार लगा देंगी। जाति गणना का दाव बीजेपी को कहीं भंवर में तो नहीं फंसा देगा। राहुल गांधी बार बार जाति गणना, जातिगत जनगणना कह रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के सबसे पॉलिटिकली हॉट प्रदेश से, मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल आपके सामने आज हम रखने जा रहे हैं। मालवा, निमाड़, बघेलखंड, भोपाल, चंबल, महाकौशल, ये सारे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश को हमने कुल 6 हिस्सों में डिवाइड किया, 6 रीजन में, और उसके बाद ये ओपिनियन पोल आपके लिए किया है। और ओपिनियन पोल का मैं पहला आंकड़ा आपके सामने बस अभी रखने जा रहा हूं। मेहमानों से आपको मैं मुलाकात करवा दूं। हमारे साथ सबसे पहले आपको मिलवाते हैं जिन्होंने सर्वे किया। CNX से भावेश झा हमारे साथ हैं, जरा तालियों से स्वागत कीजिए। भावेश की टीम ने यह सर्वे किया है और आज आपको पता चल जाएगा कि उनके सर्वे में क्या आया। क्या शिवराज सिंह चौहान 17 बरस मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर और 5 साल अपने लिए कमा सकते हैं, या बस यहीं तक था उनके हिस्से में मध्य प्रदेश पर शासन करना, अब बारी किसी और की। भावेश के अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक और ऐसे शख्स जो इस डेटा की साइंस को, सर्वे की साइंस को बहुत अच्छे से न समझते हैं केवल, बल्कि पढ़ाते भी हैं। प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ CADS से हैं। प्रोफेसर, बहुत स्वागत है आपका भी। और 2 बड़े अनुभवी पत्रकार स्टूडियो में आपके साथ हैं इन सारे पहलुओं पर बात करने के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। और राहुल महाजन साहब, राहुल जी आपका बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं सीधे अब मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से। आपके सामने ओपिनियन पोल शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश का। अब ये जो मालवा का क्षेत्र है, इसे मध्य प्रदेश का प्राण कहा जाता है। विधानसभा की 46 सीटें मालवा में आती हैं और मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की भी अगर आप बात कर लें तो यही सबसे बड़ा केंद्र है। महाकाल की नगरी उज्जैन मालवा में है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और खान पान के लिए मशहूर इंदौर मालवा में है। नेताओं के लिहाज से देखें तो बीजेपी के महामंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय यहां के बड़े नेता हैं। इस बार इंदौर की नंबर 1 सीट से उनको उतारा गया है। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, ये दोनों भी इसी मालवा क्षेत्र से आते हैं। और मालवा की 46 सीटों का सर्वे आपके सामने आ रहा है। अब ये है मालवा की सीटें, आपकी स्क्रीन पर नजर दौड़ाए रखिएगा। ये 46 सीटें, उनमें से बता रहा है सर्वे कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये 2018 की तुलना में बीजेपी के लिए +1 है, यानी बीजेपी यहां पिछली बार से भी बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान, 20 सीटें कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में जीत सकती है, अन्य 1 सीट पर जीत सकते हैं। तो ये पहला जो हमने आपके सामने रीजन रखा मालवा का, महत्वपूर्ण क्षेत्र 46 सीटों वाला, इसमें अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। कुल 230 सीटों का सर्वे आपके सामने खुल जाएगा आपसे थोड़ी देर के बाद। मालवा से शुरुआत हो गई है 46 सीटों से, बीजेपी 25, कांग्रेस पार्टी 20। कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं है 2018 की तुलना में। आप देखें तो बीजेपी को 1 सीट का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है जहां बीजेपी मजबूत है, वो मजबूती कायम है, बल्कि और थोड़ी बेहतर ही हो रही है। और निमाड़ की भी बात करें, मालवा का जब नाम लेते हैं तो साथ साथ निमाड़ की भी चर्चा चलती है। यह वो क्षेत्र है जहां से मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 विधानसभा सीटें आती हैं। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जो मालवा के साथ निमाड़ जीता, मध्य प्रदेश में उसका राज तिलक हो गया। मध्य प्रदेश में पिछले 5 चुनावों से यही होता आ रहा है। 2018 में कांग्रेस ने इस निमाड़ इलाके में जबरदस्त बढ़त बनाई थी और प्रदेश में उसकी सरकार बनी भी थी। कांग्रेस के लिए अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, ये निमाड़ रीजन के बड़े चेहरे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के वन मंत्री कुंवर विजय शाह, वो भी इस रीजन से ही आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया 28 सीटें हैं निमाड़ रीजन की, वो भी आपकी स्क्रीन पर रख दे रहे हैं। तो मालवा की 46 सीटों के बाद निमाड़ की 28 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन 28 में से 12 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 15 सीटें जीत सकती है, अपर हैंड कांग्रेस का।
और एक सीट अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर आपको बता दें 18 की अगर आप तुलना करेंगे तो पॉजिटिव है बीजेपी के लिए। बीजेपी 4 सीट बढ़ा रही है 2018 की तुलना में। निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों का नुकसान और अन्य को 1 सीट का नुकसान, यानी कांग्रेस और अन्य की जो 4 सीटें कम हो रही हैं वो बीजेपी के खाते में जाकर के जुड़ रही हैं। तो मालवा बीजेपी ऊपर, निमाड़ में भी बीजेपी बेहतर कर रही है। हालांकि नंबर गेम में निमाड़ में कांग्रेस आगे है, लेकिन बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस सुधार रही है। तो मालवा निमाड़ आप ओवरऑल कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ स्क्रीन पर आप देखेंगे 230 में से 74 सीटों का सर्वे आ चुका है। 37 भाजपा, 35 कांग्रेस, अन्य 2। कोई बहुत अंतर खास नहीं है। अभी ज्यादातर विश्लेषक भी आपको यही बता रहे होंगे कि बहुत कांटे की टक्कर है। तो मालवा निमाड़ भी कम से कम यही बता रहा है कि टक्कर तो कांटे की दिखाई दे रही है, लेकिन एक एज जो है इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है साफ साफ। इस क्षेत्र की और डिटेलिंग आपके लिए भावेश करेंगे। भावेश, देखिए, मालवा निवार में जो सबसे बड़ी फैक्टर जो दिख रहा है, देखिए आप 2018 चुनाव आपको याद होगा, 2018 में पहले इस क्षेत्र की जो हम सोशल बैकग्राउंड है उसको समझिए। इसमें 22 शेड्यूल ट्राइब सीटें आती है। ये इस 22 सीटें जो आती है, जिसमें कांग्रेस को पिछली बार बहुत अच्छी बढ़त मिली थी, जिसमें 22 में से 14 सीटें कांग्रेस जीती थी और 7 सीटें बीजेपी जीती थी, एक इंडिपेंडेंट ने जीती थी। बीजेपी फिलहाल उसको कोशिश जरूर करिए कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपना पैठ बनाने की कोशिश करिए। आपको याद होगा 2021 में जो सिविक बॉडी लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। और उसके बाद भी आप देखेंगे उसी कांग्रेस की भी एक कोशिश थी, जो भारत जोड़ो यात्रा था उसी इलाके से गुजरा था, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसके वजह से। राहुल गांधी खासकर वहीं जाते हैं। हाँ, फिलहाल ये है कि वो जो भारत जोड़ो यात्रा का था उसी एरिया में गया हुआ था। तो इन दोनों फैक्टर को देखते हुए ऑलमोस्ट आप देखिए दोनों जो एरिया है उसमें लगभग स्टेटस को है, जितनी सीटें बीजेपी ने जीती थी। निमाड़ में थोड़ा बहुत कुल मिलाकर जो आरक्षित सीटें हैं, ट्राइबल सीटें, वो 47 हैं मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में। और इसमें 2018 में 31 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। बिल्कुल, जो 2018 में 47 में 31 इसने जीती और 16 बीजेपी ने जीती थी। और उसका 2013 से कंपेयर की 13 में 47 में 37 बीजेपी जीती थी। तो बीजेपी के लिए कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा एज था, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार में वापस आ पाई थी। उन्हीं को दूरी करने के लिए बीजेपी ने वहां बहुत कोशिश की। एसटी सीटों में, आदिवासी सुरक्षित सीटों में बीजेपी को वापसी करनी है, ये उसके लिए गोल बिल्कुल साफ है। ये जो रीजन अभी आपने हमको दिखाया है, क्या इसमें बीजेपी ऐसा करती दिख रही है? देखिए, निमाड़ में कुछ हद तक करने की कोशिश जरूर हुई है और आपने देखा 4 सीटों का जो अंतर है वो उसी का अंतर है। दूसरे, आपको याद होगा अमित शाह और प्रधानमंत्री ने एक आदिवासी को लेकर बहुत कुछ किया पिछले असेंबली चुनाव हारने के बाद। और बहुत सारे सम्मेलन वहां पे हुए और उसका असर दिखा था। जो अभी मैं बात कर रहा था लोकल बॉडीज इलेक्शन, उसका असर दिखा था और बीजेपी वहां पे अच्छा परफॉर्म की थी। अब असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी दिख रहा है कि कांग्रेस वहां पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र उसमें अभी भी कांग्रेस के पास एज है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे ही सही लेकिन बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अगर ये ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कमबैक कर लेती है तो पिछली बार आप देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं था सीटों में, वोट में तो बीजेपी बल्कि ऊपर थी 2018 में। तो ये ट्राइबल सीटें ही भरपाई करने के लिए काफी साबित होंगी, लेकिन क्या बीजेपी उतनी भरपाई कर पा रही है? कुछ हद तक मालवा निमाड़ में दिखाई देता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, आदिवासी सीटें हैं और इस इलाके के लिहाज से कहें तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि है। अगर फिल्मों के शौकीन हैं आप तो अशोक कुमार, किशोर कुमार का खंडवा यही है, तो ये भी जानना चाहिए कि वो ज़मीन कैसी है। लेकिन ये सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में इतनी लंबी सरकार होने के बावजूद, इतनी सारी योजनाएं चलाने के बावजूद और संघ का बहुत काम होने के बावजूद आदिवासी इलाके में भारतीय जनता पार्टी वो पकड़ नहीं बना पाई। 2018 के चुनाव में एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी से 2 गुने से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी और यही वो इलाका है जिसको अगर आप कहें कि मार्जिन कहां आगे बढ़ गई, कहां अंतर बढ़ गया, तो वो ये इलाका था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस अंतर को घटाएगी, नंबर 1। और जिसको हम कहते हैं कि सेंटिमेंट के तौर पर क्या निमाड़ और मालवा का जो सेंटिमेंट होगा वो सेंटिमेंट उनको मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में कुछ मदद करेगा। तो उसके 2-3 छोटे छोटे आदिवासी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने रायसीना पहाड़ी पर द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया। आदिवासी लिहाज से सिकल सेल एनीमिया जो आदिवासियों की सबसे बड़ी बीमारी है, पूरे देश में जहां भी आदिवासी इलाके हैं, नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा अभियान चलाया।
आदिवासी इलाके में स्वयं सहायता समूह, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो महिला उसको लीड करती है, जिसको नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हम धीरे धीरे सबको लखपति दीदी बना देंगे, उसको बड़ा वो प्रचारित करते हैं। अब ये तीनों चीजें वोट में कितना ट्रांसलेट करेंगी, उससे तय होगा कि शिवराज का राज बचा रहेगा नरेंद्र मोदी के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी जा रही, या उसकी मुश्किल अभी बनी हुई है। जी ठीक। देखिए हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, कोस कोस पर जो है पानी बदल जाता है, तो ऐसे ही है। जब हम 6 क्षेत्रों में बांट करके मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, देखिए मालवा की आप बात कीजिए तो मालवा में बीजेपी का अपर हैंड साफ दिखाई देता है, 25 भाजपा और 20 कांग्रेस। निमाड़ में आते हैं 28 सीटें, 15 कांग्रेस, या कांग्रेस अप हो जाती है और बीजेपी 12। हालांकि बीजेपी 18 से 2018 की तुलना में बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रोफेसर साहब से हम समझना ये चाहते हैं सर, चुनावों में भी क्या इसी तरीके से जैसे क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते हैं, डेमोग्राफी चेंज होती है, इलेक्शन का सेंटिमेंट भी बदलता जाता है क्या? बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं डेमोग्राफिक्स बदलता है तो इलेक्शन का सेंटिमेंट बदलता है या नहीं बदलता है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मुद्दे क्या हैं। हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटकर उसकी एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तो बगल बगल की कंस्टिट्यूंसी में मूड बदलता है। अगर आम भाषा में देखें तो एक आम नागरिक देश में ऐसा समझता है कि सदर्न इंडिया, जो साउथ इंडिया है, वो बिल्कुल एक है। लेकिन अगर आप सदर्न इंडिया की बात करें तो देखें आंध्रा में किसकी सरकार है, तेलंगाना में बगल में किसकी सरकार है, तमिलनाडु में किसकी सरकार है, कर्नाटक में किसकी सरकार है, केरल में किसकी सरकार है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी विविधता कितनी है। तो ये विविधता जो मैं राज्यों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, राज्यों के अंदर भी जब चुनाव होते हैं, जिसका अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं, राज्यों के अंदर में भी जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रवार आपको अलग अलग इश्यूज दिखाई पड़ते हैं, और कई बार तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी अलग अलग इश्यूज हमें दिखाई पड़ते हैं। कई बार बहुत लोकल इश्यूज होते हैं, और इस तरह के सर्वेज ही उन लोकल इश्यूज को पकड़ के उसको कैच कर पाते हैं और जनता के सामने हम इसको पेश कर पाते हैं। जी राहुल जी, ये जैसा हमने बताया मालवा और निमाड़ का जो एरिया है, इसमें ट्राइबल सीट भी है, तो इसके साथ साथ इंदौर जैसी सीट भी है, बिल्कुल बिल्कुल अर्बन सीट भी है। तो एक ऐसा मिक्स है, ये नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कहां पर कौन सा कार्ड चलना है, कौन सा मुद्दा किस जगह जाकर के उठाना। हमने ट्राइबल सीटों की बात की, अर्बन सीटों पर बीजेपी अच्छा करती है, आमतौर पर यह माना जाता है, और मध्य प्रदेश में ये चीज साफ दिखाई भी देती है। लेकिन अगर निमाड़ में रिकवर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या संकेत है? देखिए, 2 बातें मैं जो ट्राइबल का पूरा मामला है उस पर भी कहूँगा। एक बात कि अगर हम पिछले सब चुनावों को देखें, 3 चुनाव चलिए देख लेते हैं। अगर पिछला चुनाव देखें तो कांग्रेस को 31 सीटें ट्राइबल एरियाज में मिली थी 47 में से। अगर उससे पिछला चुनाव देखें तो जो है बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, और उससे भी पिछला चुनाव देखें तो उनको लगभग 25-27 ऐसे सीटें मिली थी। और ये माना जाता है कि जो क्योंकि ना केवल ये जो 47 सीट्स हैं जो कि ट्राइबल जो रिजर्व सीट्स हम मानते हैं, उसके अलावा भी 40 ऐसी सीटें मध्य प्रदेश में हैं जिसपे ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसलिए ये माना जाता है मध्य प्रदेश में कि जो ट्राइबल सीटों में जीत हासिल करता है, ये ज़्यादा सीटें लेता है, वही सरकार बनाता है। मैं ये बात आपको इस रीजन के कारण भी साफ कहना चाहूँगा। जहाँ तक अर्बन एरियाज़ का सवाल है, हम मानते हैं कि बीजेपी जो है वो बहुत अच्छा करती है, और जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने भी बताया था कि केवल जो अर्बन सीटें नहीं है, जो आरएसएस का काम जो है ट्राइबल रीजन्स में हुआ है उसको कहीं नकारा नहीं जा सकता है। वो बहुत अच्छा काम हुआ है और कितना उसका असर पड़ता है। दूसरा, ट्राइबल सीटों में एक और भी कारण आएगा कि इस बार बीएसपी एक ट्राइबल पार्टी जो है, गोवर्धन गणतंत्र पार्टी, उसके साथ चुनाव लड़ रही है, और वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो उसका क्या असर आता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो काम करेंगे, और खास तौर पे जैसे आपने इंदौर की बात की, अर्बन सीटों की बात की, बीजेपी हमेशा उस पर अच्छा करती है। लेकिन आपने बताया की है ट्राइबल सीटें, जिसने एसटी आरक्षित सीटें हैं वो जीती ज्यादा, सरकार बनाने का तुर्प का इक्का उसके पास। तो ये देखिए, ये आपको एक किस्म का मंत्र मिला है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया 47 प्लस कम से कम और 40 सीटों पर प्रभाव जो आदिवासी हैं वो डालते हैं। अब कुछ सवाल जो मैंने इस सर्वे के दौरान पूछे वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक सबसे बुनियादी और बेसिक सवाल जो हर सर्वे में पूछा ही जाता है, पूछा जाना चाहिए। एक बात मैं जोड़ देता हूं। देखिए, जब हम लोग ये कह रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश को समझिए। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जो इतना वनाच्छादित है, यानी जहां जंगल हैं बचे हुए। सबसे ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना, अलग अलग जगह आप घूमने जाते हैं तो कहते हैं जंगल सफारी कर लें, तो सबसे ज्यादा सफारी वहीं आपको मिलेंगी।
सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कवरेज जो वहीं आपको मिलता है। यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि आदिवासी इलाके और उनके मुद्दे कितना महत्व डालते हैं और क्या सरकारों ने उन इलाकों को बचाने में कोई काम किया है, तो उसका भी जवाब वहां मिलता है। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या है। तो कुछ ऑप्शंस थे जैसे बेरोजगारी, विकास, महंगाई, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, या किसी कोई व्यक्ति को कह सकता है कि मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा क्या मुद्दा होना चाहिए। तो वो सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बताया कि किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा लोगों ने मत दिया अपना, वो था बेरोजगारी। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी है हमारे लिए सबसे बड़ी बात और इसी पर पड़ेगा वोट। इसके अलावा आप देखिए 21% लोग कहते हैं डेवलपमेंट कितना हुआ, हम ये देख करके वोट डालते हैं। 19% लोग महंगाई से प्रभावित होते हैं, उनको लगता है महंगाई हमारे जीवन में सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर है और राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे होंगे ना, बार बार कहते हैं कि बीजेपी कहती है मध्य प्रदेश हमारी हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, तो इसी लेबोरेटरी में इस बार हम बदलाव करके आपको दिखाएंगे। 15% लोग मानते हैं मध्य प्रदेश के कि नहीं, हम हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, 3% लोग इस पर समझते हैं कि ये वोट करने का नजरिया होना चाहिए। भ्रष्टाचार 7% लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर 5% लोगों के लिए। तो महंगाई, इसके अलावा विकास और बेरोजगारी, ये 3 बड़े मुद्दे, साथ साथ हिंदुत्व को भी जोड़ दिए, 4 बड़े फैक्टर। अब इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्री का काम आपको कैसा लगा? 17 साल शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से लगातार, बीच में 15 महीने का गैप आ गया था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। नहीं तो आप 2005 से लेकर के अब 2023 तक अनवरत निरंतर शासन रहा शिवराज सिंह चौहान का। तो देखिए, इतने लंबे काल के बावजूद 47% लोग कहते हैं शानदार काम है शिवराज सिंह चौहान का, 47%। और ये तो अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी बधाई की बात है कि भाई अगर 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद लगभग आधी आबादी आपको मानती है कि आपने शानदार काम किया है। 12% लोग कहते हैं औसत काम था शिवराज सिंह चौहान का, उनकी सरकार का, और खराब काम किया शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस पूरे कार्यकाल में, ऐसा कहने वाले 41% लोग हैं। लेकिन इसमें अगर आप जो शानदार कह रहे हैं और जो एवरेज कह रहे हैं कि काम ठीक ठाक था, उनकी तुलना अगर आप उनको जोड़ दें तो ये 60% के ऊपर जाता है। तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। अब शिवराज सिंह चौहान की इस सरकार में पिछले इसी जून महीने से एक स्कीम चल रही है और उनको लगता है कि ये गेम चेंजर स्कीम है। इसका नाम है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 1000 रुपया डाला जाना था, उससे शुरुआत हुई थी। वो बढ़ते बढ़ते अब 1250 रुपया हो चुका है और ये आगे बढ़कर के 3000 रुपये तक जाएगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में जून महीने से इसी वर्ष के पैसा आना शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने वादा किया है, वो भी वादे पर हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम डालेंगे। शिवराज सिंह चौहान डाल रहे हैं। 47% लोग कहते हैं लाडली बहना योजना शानदार स्कीम है और इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी शिवराज सिंह चौहान को इसका फायदा हो रहा है। 13% लोग कहते हैं थोड़ा फायदा होगा। 37% लोगों को लगता है कि इसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। 3% लोगों की इस पर राय नहीं है। तो पहले भावेश से ही पूछें, लाडली बहना योजना क्या इस चुनाव में एक बड़ा एक्स फैक्टर है? बिल्कुल है। आपने देखा होगा जी, शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत बड़ा फोकस होता है महिला वोटों के लेके, और एक बहुत पॉपुलर है वो फीमेल वोटर्स के बीच में, लोग उनको मामा कह के बुलाते हैं। आप देखेंगे तो बीजेपी का जो पूरा गेम है, आप देखिए राज्य भर अलग अलग जगह आप देखेंगे जब बीजेपी जो असेंबली चुनाव होते हैं तो, और नेशनल में भी आप यदि देखेंगे तो बीजेपी का महिलाओं को वोटों को लेके एक अलग फोकस रहता है। और इसी तरह आप चुनाव जब रिजल्ट आता है तो देखेंगे महिला वोटर बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट करती है। हालांकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू जरूर थी कुछ पिछले महीने मध्य प्रदेश में, लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से हैं और कोई बहुत बड़ी इस तरह का कहे कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी है अदर जैसे बिहार या यूपी में होता है, मध्य प्रदेश में उस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो जो महिलाओं का जो एक इंक्लाइनेशन है वो शिवराज सिंह की तरफ वो क्लियर दिखाई देता है। और उसी के रूप में एक जो लाडली बहना योजना, एक जो फ्री जो आजकल एक दौर चल पड़ा है हर जगह, दिल्ली से जो उठी थी वो कर्नाटक और हर जगह जो चल रहा है, तो उसी को कांग्रेस। तो हम सीधे कह लें कि इस चुनाव में महिलाएं ही बनाएंगी शिवराज की सरकार या महिलाएं ही करेंगी भैया को बेरोजगार भी किया तो महिलाएं करेंगी। वो मध्य प्रदेश ही नहीं, आप देखेंगे पूरा नेशनल लेवल पे महिलाएं ही सबसे ज्यादा वोट करती है। पिछले लोकसभा में देखिए लगभग आधे % के आसपास महिलाएं ने ज्यादा वोट किए थे, और इस बार 2024 में और ज्यादा उम्मीद है महिला
महिलाएं वोटर, तो महिलाएं वोटर को आपने साध लिया तो संभव है कि आपके पास ज्यादा वोट होंगे। अरे हम अभी भोपाल गए थे, वहाँ पर दिन भर हम लोगों ने कार्यक्रम किया, तो टैक्सी में जो हमारे चालक थे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई स्कीम बहुत बढ़िया चल रही है शिवराज जी की, ये जो लाडली बहना स्कीम है। लेकिन फिर वो बाद में कहते थे, उन्होंने कहा कि बहना लोग तो बहुत खुश हैं, जीजाजी लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं। क्या ऐसा है मध्य प्रदेश में, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए ठीक बात है कि जब हम स्कीम्स के लिहाज से बात करते हैं तो किसी न किसी को तो टारगेट किया जाएगा। और अभी आप दबाव समझिए, 3 दशक से जो महिला आरक्षण संसद की देहरी तक आता था, लौट जाता था। इस बार वो ससम्मान स्थापित हो गया, विरोध कोई नहीं कर पाया ओवैसी जी को छोड़कर, और स्थिति ये कि हर कोई कह रहा है कि भाई हम लेके आए, हम लेके आए, हम लेके आए। यानी महिलाओं का दबाव घर में पहले सिर्फ एक एक घर में होता था, अब देश के हर नेता पर है दबाव। तो ये सुखद संकेत है, मेरा ये मानना है, राजनीति के लिए सुखद है, समाज के लिए सुखद है। लाडली बहना की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर वो गेम चेंजर है। शिवराज सिंह चौहान डिलीवरी वाले चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखे जाते हैं, और मैं इधर आश्चर्यचकित होता हूं कि वो अपनी एक बड़ी स्कीम को क्यों उस तरह से प्रचारित नहीं करते। एक महिला, वैसे ही उन्होंने फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ी थी, मैं नहीं जानता हूं कि भावेश जी के सर्वे में वो कहीं निकल कर आया है कि नहीं। सबसे ज्यादा एफपीओ वही है, सबसे ज्यादा किसानों को लाभ वहीं मिलता है, सबसे लंबे समय तक, करीब 10 वर्ष तक 10% के ऊपर की तरक्की की रफ्तार किसानों को रही। पहली बार बाजार भाव और जो मिल रहा है उसके बीच का अंतर, भावांतर योजना वो लेकर आए। तो महिला और किसान, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए इसको कह सकते हैं ना कि बेस्ट बेट यही दोनों है, और ये चुनाव किसान भी आप जीतेंगे तो यही दोनों। किसान भी आप मानते हैं, किसान भी मैं मानता हूं, पॉजिटिव इधर शिवराज के खाते में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक पर जाने से पहले लेकिन ये महिला वोटर के मुद्दे पर एक राय प्रोफेसर साहब की जरूर लेना चाहते हैं। सर देखिए, हमारे यहाँ तो कुछ वर्ष पहले तक ये माना जाता था कि घर में जो घर का जो बड़ा है पुरुष ही होता है, वो जो घर के प्रधान ने कह दिया भाई यहाँ वोट डालना है, सब लोग उधर जाकर के वोट डाल देते हैं। तो महिलाओं की अपनी कोई अलग राय होगी, ये हमारे देश में कुछ लोग नहीं मानते थे। क्या वो ट्रेंड पूरी तरीके से बदल चुका है? महिलाएं वोट भी ज्यादा करती हैं और जिसका जो मन आता है उसको वोट करती हैं। आपने कहा पूरी तरह से बदल गया, और पूरी पर आपका बहुत जोर था जी। मैं पूरी आपके सेंटेंस से सिर्फ पूरी को हटा दूं और आपसे सहमत हो जाऊंगा। बदल रहा है। अगर हम 2004 से लेकर 2019 तक के चुनाव को देखें और तमाम विधानसभा के चुनाव के नतीजों को देखें और अगर उसका विश्लेषण करें, विश्लेषण हमारे सर्वे के आधार पर, हमें लगता है कि साफ दिखाई पड़ता है आज ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहले की तुलना में स्वयं अपना निर्णय ले रही हैं वोट देने का कि उन्हें किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को वोट देना है। अभी भी सफ़र लंबा है, अभी भी तकरीबन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 56-57% महिलाएं कहती हैं कि हमने अपना निर्णय स्वयं लिया। 40% महिलाएं कहती हैं कि नहीं, अभी भी हम डिपेंडेंट हैं, अभी भी हम राय मशविरा करते हैं अपने मेल फैमिली मेम्बर से, और कुछ कहते हैं कि जब पता नहीं जी दे दिया आप वोट। तो सफ़र लंबा है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया हुआ है। जी देखिए, अभी तक हमने आपके सामने मालवा निमाड़ की सीटों का सर्वे रखा है, 74 सीटों का सर्वे, जिसमें 37 पर भारतीय जनता पार्टी हमारे मुताबिक आगे है, जीत सकती है, और 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। आगे हम बात करेंगे बघेलखंड की, यह भी एक बड़ा क्षेत्र है, 51 सीटें यहां पर हैं, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। क्या वो इस बार इसे बरकरार रख पा रही है, या यहां पर कमबैक कांग्रेस पार्टी कर सकती है? और जो क्षेत्र हैं उनकी लगातार बात होगी। आप लगातार देख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का सर्वे, मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। लौट रहे हैं कुछ और डेटा के साथ। स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। इस वक्त मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल इंडिया टीवी और CNX ने यह सर्वे किया है। चुनाव सामने खड़ा है, 17 तारीख को वोट पड़ना है, अगली 3 तारीख को चुनाव का नतीजा आ जाएगा। और मध्य प्रदेश का चुनाव तो बहुत दिलचस्प है। शिवराज सिंह 17 साल के मुख्यमंत्री, 2003 से भाजपा की सरकार लगातार चल रही थी। 2018 में आपने देखा कमलनाथ कांग्रेस पार्टी, उन्होंने उसमें एक ब्रेक लगाया, लेकिन जो ब्रेक लगाया था, सरकार बनी थी, वो सरकार खुद ही अगले 15 महीने में जो है टूट गई, और फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। इस बार क्या होगा ये देखना है, 18 रिपीट होगा या कांग्रेस 18 से भी बेहतर कर सकती है, या भारतीय जनता पार्टी से जो भी चूक 2018 में हुई थी वो सबको ओवरकम करके वो इस बार और बेहतर प्रदर्शन दे सकती है, फिर सरकार बना सकती है। ये सब कुछ आपको इस सर्वे के अंत में पता चल जाएगा। लोग हमसे कहते हैं आप सस्पेंस बड़ा बनाते हैं, तो जीवन में थोड़ा बहुत सस्पेंस तो होना चाहिए ना। जी सर। ठीक है, तो अभी तक हमने देखिए 74 सीटें जो है वो आपके सामने रख दी हैं, 37 भाजपा, 35 कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपके सामने बघेलखंड की जो है 51 सीटों का सर्वे क्या कह रहा है, क्या हालत बता रहा है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हमारे ऑडियंस के बीच में से थे। कौन कौन सवाल पूछना चाहते हैं बताइए।
जी अच्छा ठीक है, लीजिए आप पूछिए सबसे पहले। मेरा सवाल हर्षवर्धन जी से है। सर, आप बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके खातों में पैसे डाल रहे हैं, आप भी और कांग्रेस पार्टी भी। तो मेरा प्रश्न ये है कि उनको रोजगार और शिक्षा दे इसकी जगह, और उसके बाद उनको सशक्त बनाए कि वो खुद कमा सके। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बेसिक यही होता है, और मैं भी आपने जो कहा उससे पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन कई बार सरकारें और राजनीतिक दल वो कोशिश करते हैं कि कौन सा आसानी से हो जाने वाला काम है, अब तुरंत वो सशक्त बनाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, वो इंपैक्ट भी देर में होगा, लेकिन आपके खाते में जैसे ही 1000 रुपए आ गया, 500 रुपए आ गया, 2000 रुपए हो तो जल्दी असर करता है। मेरा भी ये मानना है कि देश की हर सरकार को एम्पावरमेंट, जो रियल एम्पावरमेंट है वो करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं, जैसे कई बार मैंने कहा ना कि जो मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता हूं या एजुकेशन की बात करता हूं, वो हर सरकार कर रही है, लेकिन उसमें चूंकि टाइम लगता है, चुनाव फिर सर पर आ जाता है, तो वो सोचते हैं ये वाला काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये 2 मिनट वाला वाला काम है, देखिए जो हर पार्टी करती है। सरकार में है तो सरकार ने नहीं, आप लोग इससे प्रभावित हो रहा, कांग्रेस पार्टी जो है हम आएंगे तो हम डालेंगे। इससे जुड़ा कोई एक और प्रश्न पूछना चाह रहा था, फ्री बीज पर कोई कुछ कह रहा था, बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम संजना है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी एमपी में अगर नेक्स्ट सरकार जो भी बनाता है, फ्री की रेवड़ी देने से अच्छा एजुकेशन या हेल्थ पे खर्च करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें लोगों की ज़्यादा भलाई है। राहुल जी, देखिए इसमें दिक्कत यही है कि जहाँ जहाँ पर एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टीज़ का हुआ है, ख़ासतौर से मैं कहूँगा जो दक्षिण भारत है, वहाँ पे बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने इसी तरह के फ्रीबीज बांटे हैं, और उन्हीं की देखा देखी अब जो उत्तर भारत है उसमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र मध्य प्रदेश का देखेंगे तो उसमें फ्रीबीज ही है कि हम जो है गैस इतनी सस्ती कर देंगे, हम 100 यूनिट बिजली पे पैसा नहीं लेंगे, हम अब जैसे कि बीजेपी का एक स्कीम है कि वो पैसा देती है महिलाओं को शादी के लिए, तो वहाँ के उन्होंने भी रखा है कि हम इतना पैसा शादी के लिए देंगे। तो उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है लोगों के को फ्रीबीज देने का, उसी से फ़ायदा हुआ है। अगर हम आपकी भी बात करें, जिस तरह से दिल्ली में उसने फ्रीबीज दिया, उसको जीत हासिल हुई लगातार 2 बार, तो ये एक्सपीरियंस लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया है। अगर ऐसा ना हो तो पॉलिटिकल पार्टीज भी दूसरे मुद्दों पर बात करें जिसमें विकास है, बाकी सब चीजें। भाई लोगों ने चाहा कि आपने फ्री दिया तो हमने आपको वोट दिया, इसीलिए और पॉलिटिकल पार्टियां इसको कर रही। इससे जुड़ा एक सवाल इस सर्वे में हमने पूछा था कि आपको किसकी गारंटी पर भरोसा है। वो सवाल का नतीजा क्या था, एक बार जरा हम बता देते हैं आपको। सीधा सवाल, जो गारंटी दे रही है, कांग्रेस पार्टी भी गारंटी देती है, अब भारतीय जनता पार्टी भी गारंटी देती है, तो आखिर मध्य प्रदेश की जनता किसकी गारंटी पर भरोसा कर रही है? ये देखिए उस सवाल का आपके सामने रिजल्ट है। 44% लोग कहते हैं हमें बीजेपी के वादे पर भरोसा है, 42% लोग कहते हैं हमें कांग्रेस पार्टी के वादे पर भरोसा है। बहुत गैप नहीं छोड़ा है इसमें भावेश जी ने। भावेश, मेरे ख्याल से इसमें पॉलिटिकल लाइन पे ज़्यादातर लोग इस सवाल को लेते हैं किसके। बट जहाँ तक फ्रीबीज की बात है, अभी हमने जैसे कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने जो फ्रीबीज अभी चुनावी साल में जो ऑलरेडी उसने बांट दिया है, तो लोग देख रहे हैं ना कि उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। कांग्रेस की 20 महीने की सरकार थी 2018 से 19 के आसपास तक, आपने 20 तक, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो उन्होंने घोषणा 2018 में की थी वो वादे पूरे नहीं हुए, और उसी को बीजेपी वहाँ पे टारगेट भी कर रही है कि जब आप ऑलरेडी 2018 में भी इन्हीं तरह के वादे करके आए थे तो उन 20 महीने में आपने क्यों नहीं किया। तो शायद ये एक चीज़ है जो वहाँ की जनता भी समझती है कि 20 महीने में आपने वो सारी चीज़ें नहीं की, तो अभी फिर से वही मुद्दे क्यों लेके आ रहे हो। तो दो बातें, एक तो शिवराज सिंह चौहान ने ऑलरेडी लोगों को बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए हैं, डायरेक्ट खाते में पैसे, जैसे वो एक चीज है। और कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार का एक्सपीरियंस लोगों का बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये दोनों चीजों को लोग ये दोनों बातें दिमाग में रख रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्षेत्र में बढ़ूंगा। ले लीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम मुस्कान है। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी बिहार में रिसेंटली जनगणना हुई थी, तो उससे मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बीजेपी को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? कास्ट सेंसस से सर, कास्ट सेंसस कुछ मुद्दा बन रहा है क्या? ये इंटरेस्टिंगली ये सवाल भी सर्वे में पूछा गया, मेरे पास उसका जवाब है, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार प्रोफेसर साहब जो हैं वो इसका उत्तर दे दें। सर, एमपी क्या जाति पर चलने वाला राज्य है? मुझे नहीं लगता है कि जो जातीय जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार ने अभी रिलीज किए उसका असर बिहार पे तो हो सकता है, यूपी के चुनाव पे भी हो सकता है, जब चुनाव होंगे तब। मध्य प्रदेश के चुनाव पे मुझे इसका असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। कास्ट सेंसस का क्या मध्य प्रदेश के चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या ये लोगों के मन में कोई मुद्दा है? देखिए ये सवाल पूछा गया हमारे सर्वे में, इसका जवाब आपके सामने आने जा रहा है स्क्रीन पर।
जातिगत जनगणना राहुल गांधी का इस वक्त पेट प्रोजेक्ट है। 65% लोगों ने ये कहा है हाँ ये मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये सवाल ओबीसी समुदाय के रिस्पोंडेंट्स के लिए ही था, उनके बीच में ही ये सवाल पूछा गया था। तो ओबीसी समुदाय में 65% लोग मानते हैं कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय के बीच में से निकली आवाज है। 21% ओबीसी समाज के लोगों ने कहा कि नहीं जातिगत जनगणना कोई हमारे लिए विशेष मुद्दा नहीं है, और 14% ने इस पर अपनी राय नहीं रखी। चले अब मैं आपके सामने 51 और सीटें रखने जा रहा हूं सर्वे में। बघेलखंड की 51 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर पिछली बार किया था, और आपको बता दें ये इन दोनों रीजन्स को अगर आप बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों को मिला दें तो लोकसभा की 8 और विधानसभा की 51 सीटें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। बुंदेलखंड मतलब सागर, दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, और शहडोल, सतना, रीवा और सीधी इनको भी हम इसी रीजन में लेकर के बात करेंगे। जो नेता जो दल 51 सीटों वाले इस रीजन को जीतेंगे, निश्चित तौर पर उस पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में एज मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मौजूदा स्पीकर गिरीश गौतम इसी क्षेत्र से आते हैं। शिवराज सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, वो यहां से हैं, उनका इलाका यही है। कांग्रेस के अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल ये बघेलखंड के नेता हैं। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वीडी शर्मा, वो खजुराहो से जीत करके आते हैं। तो यहां पर भी बड़े सीनियर लीडर्स दोनों ही पार्टियों के पास हैं। डेटा आपकी स्क्रीन पर 51 सीटें बघेलखंड और बुंदेलखंड की। ये देखिए यहां भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई हमें दिखाई देती है, यानी इन 51 में से 31 बीजेपी जीत सकती है। और ये पिछली बार के मुकाबले बीजेपी के लिए नुकसान है, 4 सीटों का नुकसान है। यहां पर बीजेपी ने 2018 में इन 51 सीटों में और बेहतर किया था। 4 सीटें बीजेपी लूज कर सकती है 2018 की तुलना में बघेलखंड बुंदेलखंड में। कांग्रेस पार्टी को सीधे 5 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 पर कांग्रेस पार्टी की टैली इस रीजन में जाकर रुक सकती है, अन्य को 1, ये भी 1 का नुकसान है। पहले 2 थे, इस बार 1 हो सकते हैं। तो बड़ा साफ है बघेलखंड बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुनाफे वाला क्षेत्र रहा है, पहले भी आज भी है। लेकिन बीजेपी यहां अपना एज जो है वो 2018 की तुलना में लूज करती दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर थोड़ी पिछड़ रही है 2018 के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी वो काफी आगे दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी से। 31 भाजपा, 19 कांग्रेस, 1 अन्य और बघेलखंड की कुल 51 सीटों का सर्वे ये था। अब जरा टॉप टैली पर नजर डालिए। 125 सीटें, 230 में से 125 सीटें, आधे से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश की, उसका सर्वे हमने आपके सामने रखा है। 68 पर भारतीय जनता पार्टी, 54 पर कांग्रेस पार्टी। तो यहां गैप जो है बीजेपी जो है थोड़ी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, गैप को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से। 2018 का ओवरऑल जो चुनाव का नतीजा आया था उसको आप जरा याद कीजिएगा। 109 और 114, 109 भाजपा था, 114 कांग्रेस पार्टी था। अभी 68 पर आपको दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और 54 पर कांग्रेस पार्टी वो खड़ी हुई इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। बघेलखंड बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे, लेकिन 2018 की तुलना में नुकसान। हर्षवर्धन जी। नहीं, एक तो सबसे पहले ये कि भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पिछड़ रही है तो इसका मतलब जो अंतर विरोध पार्टी के थे वो अभी उसको सुलझा नहीं पाई है। जब भावेश जी गए होंगे, अब जैसे आपको ध्यान में होगा कि सीधी की जो सांसद हैं उनको विधायक का चुनाव दे दिया गया है, जिनको हटाया गया है वो ताल ठोंक रहे हैं कि हम तो मैदान में आने वाले हैं। उनका वो ऑडियो भी एक वायरल हुआ था, इसमें उन्होंने कहा कि हम तय कर लेंगे, हमारे समर्थक सब कर रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है, अगर आप ध्यान से देखें, ये भी पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। इसका एक इलाका सिंगरौली यानी ऊर्जा धानी, उस तरह से भी देख सकते हैं। सतना पन्ना वाला इलाका है। खजुराहो आप सब जानते हैं, वो तो भारत का प्रसिद्ध स्थान है। ओवरऑल अगर कहें तो इस इलाके की कनेक्टिविटी, इस इलाके की जो कल्चरल डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ के वोटिंग पैटर्न और पूरे प्रदेश के वोटिंग पैटर्न में जो सबसे बड़ा अंतर है कि ये पन्ना, रीवा, महाराजाओं वाले राज भी हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्वालियर चंबल है, यहाँ के भी राजाओं का एक प्रभाव रहा है। अब वो प्रभाव उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर, उसके अलावा जो कनेक्टिविटी, ये यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अब पन्ना की हीरा खदान उतना बहुत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो टाइगर सफारी है और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं ये बहुत असर डालती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है उसका टेस्ट भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीमा है यहाँ, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। काम का भी टेस्ट है बीजेपी के लिए, और आपने कहा पार्टी के अंतर विरोधों का भी। निश्चित तौर पर। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, इसमें बात यह है कि ये गढ़ रहा है बीजेपी का, बिल्कुल बहुत अच्छा संगठन है वहाँ पे बीजेपी का, और ज़्यादातर पिछले चुनावों को भी देखेंगे तो अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने यहाँ से जीती थी।
लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर और इस रीजन में आते हैं। वो ये है कि एक तो बीएसपी ने अपना बहुत प्रभाव बढ़ाया है इस रीजन में। 2 सीटें बीएसपी ने पिछले चुनावों में जीती, 4 सीटों पे वो दूसरे नंबर पर रही थी, 11 सीटों में तीसरे नंबर पर रही थी। उसके साथ साथ गोंडवाना जो गणतंत्र पार्टी है उसके साथ उसका जो है इस वक्त गठबंधन है और 8 सीटों पर इस पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। ये देखना पड़ेगा कि इस रीजन में इस बार क्या होता है, क्योंकि अगर ये प्रभाव, जैसा मैंने कहा कि बीएसपी इस रीजन में प्रभाव अपना काफ़ी बढ़ा चुकी है, अगर वो फैक्टर रहता है तो बीजेपी को दिक्कतें होंगी। बीजेपी को दिक्कत होगी, बसपा अच्छा करेगी तो बीजेपी को दिक्कत होगी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। मेरे पास इंटरेस्टिंगली बसपा का तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा हम नहीं बना रहे, अखिलेश यादव ने बनाया। यहां पर एक सीट है बिजावर की सीट। समाजवादी पार्टी ने इसी बघेलखंड की बिजावर की ये सीट निकाली थी 2018 में। जाहिर है कि अखिलेश यादव चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा अलायंस हो जाए, और ये सीट भी वो चाहते थे, और कुछ एक सीट पर वो नंबर 2 थे, वो चाहते थे वो सीट भी हमको मिल जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लगातार टाला, और अंत में वहां सपा का और कांग्रेस पार्टी का अलायंस नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग नहीं की समाजवादी पार्टी के साथ। अब अखिलेश यादव इससे बहुत नाराज हैं। वो नाराज इस हद तक हैं कि वो कह रहे हैं कि हमको एक रात बैठाकर हमारा समय खराब किया कांग्रेस पार्टी ने, और अगर यही हाल है तो फिर 2024 के लोकसभा का जो अलायंस हो रहा है उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। हमें पता होता तो हम इंडिया अलायंस की बैठक में भी नहीं जाते। सुनिए अखिलेश यादव कितने नाराज हैं। इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ शोले भड़कने शुरू हो चुके हैं। देखिए इंडिया अलायंस के, वो आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ कह दिया, अच्छा मध्य प्रदेश में आपकी बारी, आप कर लीजिए, यूपी आप भी आएंगे तब हम आपको बताएंगे। एक रिएक्शन हर्षवर्धन जी का। फिर ये छोटी पार्टियां जब लड़ती हैं ऐसे राज्यों में जहां बड़े प्लेयर हो, तो उसका क्या असर होता है, प्रोफेसर साहब समझेंगे। देखो, एक तो ये कि चुनाव ये जीत नहीं पाएंगे, ये तय है, लेकिन 5 ऐसी सीटें हैं जहां अगर समाजवादी पार्टी ने ठीक से अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न लगा दिया और कम अंतर की हार जीत हो गई। जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा था ना कि 109, 114 रह गए, कई सीटें 2000 मतों से कम अंतर से हार जीत हुई थी। वो वाली स्थिति बनी तो वो गठजोड़ के लिए बड़ा नुकसान करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब अखिलेश यादव इस तरह की बात करते हैं, तो अभी ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। तो हर कोई आज अपने ड्राइंग रूम में बैठेगा, अपने नेताओं के साथ बैठेगा और वो कहेगा कि भैया ये बताओ, हमारा वाला जब मजबूत टाइम आ गया तब कांग्रेस कहेगी कि हमको दे दो, तब तो गठजोड़ चाहिए। जब कांग्रेस का मजबूत समय है तो वो किसी को कुछ देने वाले नहीं है। ओवरऑल मैं कहूं तो ये गठजोड़ के लिए खतरनाक संकेत हैं, और सेंटिमेंट गड़बड़ हुआ तो मध्य प्रदेश में उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। जी संजय जी, छोटी पार्टियां जो होती हैं ये अपना जो भी वोट निकालती हैं, जैसे बात की हर्षवर्धन जी ने, हार जीत के अंतर से अगर आप ज्यादा वोट ले पा रहे हैं तो आप हार जीत तय कर रहे हैं एक लिहाज से। लेकिन अलायंस से सीधे इनकार कर देना, और सपा का वहां पर कुछ तो बेस है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए लिहाज से इसको आप कैसे देखते हैं रणनीति के तौर पर? देखिए, इस बात का बार बार जिक्र हो रहा है, या कहें कि कभी जिक्र होता है कभी नहीं होता है,
कि इंडिया गठबंधन किस चुनाव के लिए बन रहा है। कभी कंफ्यूजन ये होता है कि नहीं ये सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए है, विधानसभा में इसका कोई मतलब नहीं है, या यूं कहें कि विधानसभा में यह गठबंधन नहीं है। तो अगर आप इस तरह के स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आम वोटर कंफ्यूज होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप विधानसभा के चुनाव अभी हो रहे हैं, अगले महीने हो रहे हैं, आप सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें, लेकिन उसके 4 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो सब आप कॉर्डियल रिलेशन सबके साथ हो जाएंगे, सब मिलजुल के बैठ जाएंगे और एक तरह से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। भारी नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है परसेप्शन, क्योंकि चुनाव में आजकल परसेप्शन का बहुत महत्व है। मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्शन पे चुनाव लड़ा जाता है। परसेप्शन ये बन रहा है इंडिया गठबंधन कुछ भी कर ले, ये आपस में लड़ते रहेंगे, सीटों का बंटवारा नहीं होगा, और सीटों का बंटवारा नहीं होगा तो इनका नुकसान होगा। जी, कितने भी मंच पे एक साथ आ जाएं, फोटो खिंचवा लें, लेकिन इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये जो कुछ भी हमें पिछले 1-2 दिन में देखने को मिला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, वो इस बात की पुष्टि करता है। जी ठीक, बड़ी बात कही संजय जी ने। कुछ सवाल और पूछे जो हमने, वो भी आपको बता दें। जैसे हर इलेक्शन में आप देखते हैं कि पार्टियां ये निर्णय करती हैं कि हमने कितने सिटिंग एमएलएस को दोबारा टिकट देना है, कितने एमएलएस का टिकट हमको काटना है। तो एमएलए के काम से कितनी संतुष्ट या नाराज है जनता, ये बड़ा मैटर करता है। तो सीधे एमएलए के काम पर सवाल था। 37% लोगों ने हमें जवाब दिया कि हम पूरी तरह संतुष्ट हैं अपने विधायक से। थोड़ा संतुष्ट हैं ये 15% लोगों ने कहा, थोड़े असंतुष्ट हैं ये 15% लोगों ने कहा, पूरे असंतुष्ट हैं ये 32% लोगों ने कहा। बिल्कुल बराबरी वाला मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो संतुष्ट हैं वाला आंकड़ा जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। मुझे लगता है कि ये बिरले राज्यों में से होगा मध्य प्रदेश, जहाँ पर ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम अपने एमएलए के काम से खुश हैं। ठीक है, आप देखेंगे लगभग 17-18 साल से जो इनकी सरकार है, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो एमएलएज होते हैं वो लगभग 25 से 30% चुनाव ही वो हार 25-30% एमएलए ही चुनाव वहाँ हारते हैं। दूसरे राज्यों में जहाँ जाए, जहाँ पे प्रो गवर्नमेंट यदि जो रहती हैं, उनके लगभग 50 से 60% का आंकड़ा होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसीलिए शायद एक फैक्टर है कि बार बार चुनाव गवर्नमेंट रिपीट हो रही। उससे पहले में ही आपने जो अभी जो छोटी छोटी पार्टियों पे कहा, उस पर मैं एक अपना कमेंट को देखिए। मध्य प्रदेश को आप इस बार अभी तक 3 रीजन हमने दिखाया, उसको ठीक से एनालाइज कीजिए तो पाएंगे मध्य प्रदेश वैसे भी बाईपोलर स्टेट है, लेकिन इस बार और एक्सट्रीमली बाईपोलर होने जा रहा है। इसमें जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, उनके वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ रीजन में फ़ायदा हो रहा है, वो एक फैक्टर है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने लिए एक और कॉम्पिटिटर खड़ा करेगी इन लोगों को तवज्जो देके कि उनको सीट दे दे और फिर वो आगे जाके बार्गेन के उनके लिए एक मुसीबत खड़ा करे। मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा समाजवादी पार्टी हो, बसपा, जितनी ज़्यादा वहाँ पे डिक्लाइन होगी, कांग्रेस को वहाँ पे फ़ायदा है। और ये जो बघेलखंड रीजन हमने दिखाया, शायद इसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म की थी, इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तब भी बीजेपी की सीटें घट रही है। शायद वो एक बड़ी फैक्टर है कि जो छोटी पार्टियों का जो वोट लगातार डिक्लाइन हो रहा है और वो कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सीटें आप यहाँ देखें कि लगातार बढ़ रही है। अब देखिए, किसी भी राज्य का या देश का दिल किसे हम कहते हैं? राजधानी को। तो अब हम भोपाल की दिल, मध्य प्रदेश के दिल भोपाल की बात आपके सामने करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं 24 सीटें भोपाल की और चंबल की 34 सीटें, बहुत इंपॉर्टेंट 58 सीटें आपके सामने अगले कुछ मिनटों में मैं रखने जा रहा हूं। चंबल क्यों महत्वपूर्ण है? ज्योतिरादित्य सिंधिया यहीं से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर वो यहीं से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा गृहमंत्री यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। भोपाल क्यों इंपॉर्टेंट है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वो यहां से चुनाव लड़ते हैं। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, उनके एक और रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। तो भोपाल हो या चंबल ग्वालियर, ये बहुत महत्वपूर्ण संभाग है, इनकी हम बात करेंगे। मैं आपके सामने डेटा रखने जा रहा हूं। देखिए, अभी तक 125 सीटों पर 68 बीजेपी आगे, 54 कांग्रेस पार्टी आगे। जल्दी से मुझे बताइए, क्या लगता है आपको चुनाव अंत में कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? बीजेपी वाले कितने? लग रहा है बीजेपी निकली। कांग्रेस वाले कितने? कांग्रेस, जरा आवाज देके भी बताइए। कोई नहीं, अभी आवाज ही नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी के लिए। अब देखते हैं, देखिए इनके सर्वे में क्या है। ये अभी सर्वे हमने इनको नहीं मालूम है सर्वे क्या है, हमने इनके साथ सर्वे शेयर नहीं किया है, ये बड़ा मैं क्लियर कर दूं। भोपाल की 24 सीटें देखिए आपकी स्क्रीन पर। भोपाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव
माना जाता है। 16 सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और ये पिछली बार की तुलना से एक सीट ज्यादा है। पिछली बार 15 सीटें जीती थी, इस बार 16 जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें निकाल सकती है भोपाल रीजन में और ये एक सीट का नुकसान होगा और कोई प्लेयर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। 16 भाजपा, कांग्रेस 8। मैंने आपको पहले ही बताया कि भोपाल क्यों इंपॉर्टेंट है। शिवराज सिंह चौहान बुद्धि से चुनाव लड़ते हैं, वो भोपाल क्षेत्र के अंदर आता है। दिग्विजय सिंह के बेटे, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, बेटे जयवर्धन सिंह, सब इसी एरिया से जो है वो चुनाव लड़ते हैं, तो इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। तो हम शिवराज सिंह चौहान की बात भी यहीं पर करेंगे। राहुल जी से शुरुआत, ये बीजेपी अपना ये किला ना तो दे रही है जरा भी कोई 1 इंच, बल्कि और बढ़ोतरी कर रही है इसमें। देखिए, साफ है कि बीजेपी को यहाँ हमेशा फ़ायदा होता रहा है और बीजेपी के भी अच्छे खासे नेता, बड़े नेता यहाँ से हैं, तो इस कारण ये जो ऐसा रीजन है इसमें मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ अगर हम चंबल की बात करें या फिर ग्वालियर की बात करें, वो जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस को पिछली बार फ़ायदा इसलिए हुआ था, वहाँ पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण फ़ायदा हुआ था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना पाला बदल चुके हैं, वो बीजेपी में आ चुके हैं। अब उस फैक्टर का क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखने की बात। बट भोपाल अब बीजेपी के लिए कोई दिक्कत ना रही, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई सर्वे में भी वो चीज जो है वो हमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। देखिए, 2 बड़े फेसेस, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह, दोनों यहीं से आते हैं और भोपाल में, और दोनों मुख्यमंत्री, और एक मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन भोपाल शहर भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा किला जो अभी तक पिछले 20 साल में नहीं ढहा। हर्षवर्धन जी। नहीं, एक तो ये कि ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, इसके बाद थोड़ा कैलाश जी को दम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वो थोड़ा मोटरसाइकिल पे और पैदल थोड़ा ज़्यादा घूमें, क्योंकि अब तो एक विधानसभा है। लेकिन मालवा में अगर 25-20 है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 16-8 यानी कांग्रेस से दोगुना हो रही है, तो ये कैलाश जी के लिए सचमुच चिंता की बात है। क्योंकि अगर मालवा में कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो प्रभाव था, उनके मन में जो इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं थी, उसकी बुनियाद थोड़ी कमजोर हो गई है। और जो कैलाश विजयवर्गीय वहां की राजनीति से बाहर निकल गए थे, वो उस बुनियाद को और मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो पहली बात ये। दूसरा, जब हम भोपाल की बात करते हैं तो देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेस की बात करें तो एक ही नेता है कांग्रेस में इस वक्त जिसको राजनीति करनी आती है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ा करता है। हालांकि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा के लिए बड़ा अच्छी ग्राउंड भी बना देते हैं, तैयार कर देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कमलनाथ राजनीति करते हुए नहीं दिखते हैं। कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ते नहीं दिखते हैं। मुझे जो एक तस्वीर याद है, वो पानी की बौछार हो रही है और इस उम्र में दिग्विजय सिंह पुलिस वालों से भिड़ते हुए बैरिकेड के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सब के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, ठीक है कि वो सांसदी हार गए प्रज्ञा सिंह ठाकुर से, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ सेंटिमेंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और शिवराज सिंह चौहान का काम। तो देखिए, अभी हमने जो ये आपको 24 सीटें भोपाल की दिखाई, इसके साथ जो ओवरऑल टैली 149 सीटों पर पहुंची है 230 में से, और इसमें जो गैप है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। 84 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, 149 में से 62 पर कांग्रेस पार्टी। 22 सीटों का गैप बीजेपी और कांग्रेस में। जब 2018 का हमने इतना क्लोजली फॉट इलेक्शन देखा है, तो यहां 20-22 सीटों का गैप, तो अंतर बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। एक और बड़े ही खास मेहमान हमारे और देश के जाने माने पत्रकार राशिद किदवई साहब हमारे साथ जुड़ गए। जरा अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं उन्हें। ये राशिद साहब के लिए तालियां हैं। राशिद साहब, मालवा, निमाड़, बघेलखंड और भोपाल, ये रीजन्स कवर कर चुके हैं हम। 149 सीटों का सर्वे, जिसमें 84 पर भाजपा दिखती है जीतती हुई और 62 पर कांग्रेस पार्टी। एंटी इनकम्बेंसी तो दूर दूर तक छोड़िए, यहां तो सीधे दिखाई दे रहा है एज भाजपा का अभी तक। जी देखिए सौरभ, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ओपिनियन पोल, उसमें वो सराखों पर, उससे मुझे कोई मतभेद या मैं उसके बारे में कोई राय नहीं कहूंगा कि ये ठीक नहीं है या नहीं। लेकिन देखिए, जो जमीनी स्थिति है वो बड़ी सिंपल है, स्पष्ट है। मैं भोपाल में हूँ और मध्य प्रदेश में काफी मैंने दौरे भी किए हैं, जब जगह जाके दिखाए। तो शहरों में जरूर, कुछ शहरों में जैसे भोपाल की आप बात करें
या इंदौर है, वहाँ पर भाजपा की बढ़त नजर आती है और बढ़त है भी, शहरों में भाजपा मजबूत है। लेकिन भाजपा जो है वो कई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत कमजोर आती है। और अगर हम उसको जाति उसके स्तर के ऊपर देखें तो जो ट्राइबल और दलित हैं वो कांग्रेस के सब मजबूती के साथ हैं, और जो पिछड़ों की राजनीति जो हो रही है इस समय जो जनगणना वगैरह में, उसके लेके कांग्रेस की सेंध लगाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिपह सालार है, सिपह सालार गायब है। आप अगर आज भी अगर भोपाल शहर में आप देखें तो पोस्टर लगे, बड़ा सा पोस्टर में नरेंद्र मोदी जी का फोटो है और उसके बाद एक पतली पट्टी है 11 लोगों की। उन 11 लोगों में आपको खोजना पड़ता है। तो कहाँ है वो जो मामा जिन्होंने इतना सारा काम किया, बुलडोजर मामा कहें या वैसा मामा, जैसा भी मामा का कारनामे जो हमारे फ्रेंड मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी गिना रहे थे, उसके काम की कोई चर्चा ही नहीं कर रही। भाजपा नहीं चर्चा कर रही है, प्रधानमंत्री नहीं चर्चा कर रहे हैं, गृह मंत्री नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो एकदम से जो ये शिवराज जी का जो भाजपा ने राजनीतिक रूप से ग्राफ मतलब गिराया है और हटाया है उनको पर्दे से, वो दिखाता है कि भाजपा खुद अपनी जीत को लेके आश्वस्त नहीं है। सर सिरे में तो आपका असेसमेंट आपने इशारा तो कर ही दिया, खुलकर और बात कर लेते हैं। आपके लिहाज से कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है इस चुनाव में? कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव निकालेगी? देखिए, ये तो चुनाव रुझान की बात, मतलब अभी जो लोगों का सेंटिमेंट नजर आता है। देखिए, जो विंध्य में पिछली बार भाजपा को बहुत ज्यादा बढ़त हुई थी और कांग्रेस बिल्कुल उसकी वजह से फ्लॉप हुई थी, अब की वहां बिल्कुल उल्टा माहौल नजर आता है। और इसी तरीके से जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है वहां पे भी काफी बदलाव है। महाकौशल के बारे में फिर मैं कह रहा हूँ, ओपिनियन पोल ने कुछ कहा है, लेकिन वो खुद कमलनाथ का इलाका है और कमलनाथ ने देखिए बहुत दिनों से जमीनी मेहनत करी। मेरा अपना आकलन ये था कि जब सरकार उनकी गिरी उसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे और केंद्र मतलब कांग्रेस की केंद्र की राजनीति करेंगे, लेकिन वो जमे रहे। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है जमीनी स्तर पर। हर कोई भी देखिए इस वक्त कांग्रेस में कोई बगावत का वो नहीं है कि टिकट को लेकर के मारा मारी है, जिस तरह का कांग्रेस का कल्चर है, ठीक है सर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उनकी तैयारी बड़ी जबरदस्त है। अब ये तैयारी सीटों में कब कन्वर्ट होगी, कैसे दिखाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का भाजपा से जो यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा होगा, मतलब 20-22 सीटें कांग्रेस की ज्यादा होंगी। बताइए भावेश, ये उनकी राय है। बिल्कुल सही है, बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत चीज़ों को गौर से देखते हैं। मैं उनकी 2-3 बातों से एग्री करता हूँ और बहुत सारे बातों से डिसएग्री करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति जनगणना। देखिए, मैं जनरली कोई भी बड़ी इशू आती है तो उसको देखता हूँ कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा कर्नाटका में जो बजरंगबली का इशू हुआ था, तो उसमें मैंने कहा था कि बीजेपी को इससे प्रतिक्रिया स्वरूप इसमें नुकसान होगा। जातीय जनगणना की वजह से मध्य प्रदेश, जैसे संजय सर ने कहा कि वहाँ पे कोई असर नहीं है, लेकिन असर है। असर क्या है? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। 105 ऐसी सीटें जहाँ पे जनरल कास्ट वहाँ पे वोट करती है और वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं बहुत सारी, 105 लगभग सीटों पे। उन सीटों पे असर है। आपको याद होगा 2018 में SC/ST वाला जो इशू हुआ था, उसके वजह से बीजेपी कई सारी सीटें हारी थी। वो सवन पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ हो गई थी। बिल्कुल। तो ये जो 100-105 की सीटें उस पर असर दिखेगा जातीय जनगणना के। ठीक है, जातीय जनगणना के सपोर्ट में बहुत सवर्ण वोट या जिसको हम फॉरवर्ड वोट कह देते हैं, आप कह रहे हैं इस चुनाव में वो बीजेपी की तरफ और आएगा? बिल्कुल आएगा। जो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं पिछले, जो 18 में और ज्यादा कंसोलिडेट होंगे, बिल्कुल वो और ज्यादा होंगे। तो एक फैक्टर ये। दूसरी बात आप देखेंगे कि इस चीज को लगभग कमोबेश सभी मानते हैं कि शिवराज सिंह जो सीएम है उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जब बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आप देखिए 17 साल से उनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। उसके बाद आप देखें कोई परिवारवाद का आरोप भी उन पे नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे जिसमें वो बहुत अलग होते हैं। दूसरी आप देखें, जब जातीय जनगणना की आप बात करोगे, आपने कांग्रेस का लिस्ट देखा है, कांग्रेस का लिस्ट देखिए, उसमें से 144 जो सीटें डिक्लेयर हुई थी, उसमें 54 के आस 52 के आसपास 57 को उन्होंने टिकट दिया। कितने ओबीसी को उन्होंने टिकट दिया है? तो ये सब सारे फैक्टर मैटर करता हूँ, जनता भी जानते हैं इन चीजों को। एक आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं राशिद जी। राशिद साहब, देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, जो हमारे मित्र कह रहे हैं वो देखिए पिछली बार में चुनाव में बड़ा मुद्दा था और शिवराज जी ने आरक्षण के बारे में कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता और उससे उनको नुकसान हुआ था। तो एक जो नुकसान उनको जो स्वर्ण जातियों के वोट का हुआ था, अब अगर वो पिछड़ों के साथ नहीं खड़े होते वो या पूरी भाजपा पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, तब वो उसका एक रिएक्शन होगा पिछड़ों में। जो मतलब होता है ना कि पिछड़ा मांगे 100 में 60, ये मामला बड़ा संवेदनशील है और इसको 60-70% जो है वो मतदाताओं को ये मुद्दा प्रभावित करने वाला है। रिजल्ट में ये साफ नजर आएगा। जहां तक शिवराज जी की बात है, जो भी कहा जाए, वो जो एक उसका शेर है उर्दू का कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, किश्ती मेरी वहां डूबी जहां पानी कम था।
तो ये शिवराज जी के साथ तो अनहोनी हो गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी 6 महीने पहले कि शिवराज जी को, मतलब एक, मैं उदाहरण दूसरे नहीं देना चाहता, कि एक उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा। आज उनकी कोई पूछ पड़क ही नहीं उनकी पार्टी में। तो देखिए, जो बार बार मैं आपसे कहता हूँ, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे शिवराज सिंह हो, उनकी विडंबना ये कि उनकी लीडरशिप ने उनको बिल्कुल नकार दिया है। ठीक है सर। लीडरशिप को उन पर विश्वास नहीं, जनता किस मुंह से विश्वास करेगी? सौरभ जी, अच्छा। मैं एक पॉइंट ऐड कर लूं। देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे जो है, जो बताया कि शिवराज सिंह चौहान को कम करने के लिए बहुत सारे बड़े नेताओं को उतारा गया, मुझे लगता है आप ठीक से उसको एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे शिवराज सिंह चौहान को बचाने के लिए उन लोगों को लाया गया है। पहले क्या करते थे सारे नेता, अपने अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ते थे और अपने अपने दूसरे विधायकों को हराते थे। इस बार उनको खुद चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। वो पूछ रहे हैं बचाया जा रहा है, मतलब कुछ तो दिक्कत थी तभी बचाया जा रहा है ना। अच्छा सर, ये सवाल भी है, सर्वे के अंदर पूछा हुआ था हमने, मैं आपके सामने डेटा रख दूंगा, लेकिन मैं अगले क्षेत्र पर जाऊं, बहुत सारे बड़े नामों की चर्चा उसी में हो जाएगी और वो जो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जिक्र इसमें आ जाएगा। चंबल सबसे इंटरेस्टिंग क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश का, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा साबित होता है। पिछले चुनाव में भी अच्छा किया था यहां पर कांग्रेस पार्टी ने, उससे पहले भी। बीजेपी के लिए सरदर्दी रहती है चंबल में हमेशा। पिछली बार कम हो गई थी और चंबल की वजह से ही 2020 में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायक लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार चंबल की 34 सीटें क्या कह रही हैं, ये जरा ध्यान रखिएगा, फिर कंफ्यूज मत होइएगा। 2018 में यह रीजन कांग्रेस पार्टी के साथ गया था, तब सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे। चुनाव की बात, आज 5 साल के बाद सिंधिया इधर हैं। क्या कहता है चंबल? 34 सीटें, भाजपा 12 सीटें देखिए यहां पर जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 22 सीटें निकाल सकती है। इसमें की बात यह है कि कौन पिछली बार से बेहतर कर रहा है और कौन खराब। बीजेपी 5 सीटें जोड़ रही है, बीजेपी 5 सीटें 2018 से बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। चंबल रीजन में कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। 4 सीटें कम हो रही हैं कांग्रेस पार्टी की, 1 अन्य की, और ये 5 सीटें जुड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी के खाते में हमें सीधे दिखाई दे रही हैं। तो चंबल में कुछ कह सकते हैं बीजेपी ने नुकसान कम करने की कोशिश की है इस बार। यहां से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री, उनको चुनाव में उतारा जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, वो यहां से चुनाव लड़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ग्वालियर राजघराने के महाराजा होने के नाते भी उनका एक प्रभाव है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का वोट जो है वो मिलकर ऐड होता है बीजेपी के खाते में। तो ये सवाल जो है हमने पूछा था अपने इस सर्वे के दौरान कि ये मंत्री सांसद लड़ाने का दाव ये बीजेपी को फायदा देगा या नहीं, इसका जवाब भी आप जनता ने क्या दिया है देख लीजिए। 53% लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा ऐसा 37% लोग मानते हैं। 10% लोगों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये जो बीजेपी ने कार्ड चला केंद्र के मंत्री और सांसदों को लड़ाने का, इससे भारतीय जनता पार्टी को मुनाफा होने जा रहा है। लेकिन चंबल में बीजेपी अभी भी पीछे है कांग्रेस से, लेकिन 18 की तुलना में बेहतर। ये क्या संकेत है चंबल का, हर्षवर्धन जी? देखिए, इसको चूंकि थोड़ा सा कठिन वाला मसला है। 18 में कांग्रेस जीती, ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायक लेके चले गए, फिर उपचुनाव हुए और वो जीते। अब सवाल ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक, यानी जो आए हुए थे, जिनको टिकट मिला या मिलेगा, दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से लड़ा दे रही है, ये दोनों मिलाकर इतना नहीं हो पा रहे हैं कि कांग्रेस को आधा काट पाएं। अगर नहीं काट पा रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि इसका मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव होना चाहिए था, जिस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आए, फौरी उन्होंने सरकार बनाई, 3.5 साल उन्हीं की वजह से सरकार चली, लेकिन आज जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। नंबर 1। नंबर 2 ये, क्या नरेंद्र सिंह तोमर अनमने हैं? क्या अभी भी वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है? और ये वो क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से कहें कि सबसे कठिन जगह है। उस कठिन जगह ने भाजपा की सरकार नहीं बनने दी थी, इसी कठिन जगह की में अदला बदली की वजह से सरकार बनी थी। अब यहाँ की जनता और यहाँ जो कैडर है बीजेपी का, जो लड़ता रहा, सिंधिया जी से ही लड़ता रहा, हालांकि राज परिवार के 2 लोग, राजमाता विजय राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया, वो भाजपा में रही, तो अब वो किस तरह से व्यवहार करेगा ये देखने लायक हो। लेकिन अगर ये आंकड़ा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का बहुत प्रभाव नहीं बन पाएगा। बीजेपी का ग्राफ 18 से उठ रहा है, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि बीजेपी की परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं है। राहुल जी? देखिए,
मैं अभी राशिद जी की भी बात सुन रहा था, मुझे 2-3 चीज़ें इसमें कहनी है। पहली बात ये कि कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, ये गलत बात है। अभी हमने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कपड़े फाड़ने की बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये कहना कि उसमें कोई मनमुटाव नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन 3-4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी इन चुनावों में। एक तो ये तय होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से बीजेपी में आने का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या जनता उसे एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है। दूसरा ये कि जो गठबंधन कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों के साथ बनाया है और जहां पर मध्य प्रदेश में वो टूटता नज़र आ रहा है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, आप अलग लड़ रही है, आप भी कई पूरी लगभग सीटों पर लड़ेगी, तो वो अलग लड़ रही है, तो क्या उसका क्या नुकसान होगा, क्या जनता को ये लगेगा कि ये जो है कभी एक नहीं हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक सेंटिमेंट है, राशिद जी ने भी कहा कि वो सेंटिमेंट ये है कि शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं अलग थलग किया जा रहा है। ये सेंटिमेंट जो है बीजेपी को कितना नुकसान करता है या फ़ायदा करता है, ये देखने की बात होगी। ये कहना कि शिवराज सिंह चौहान के कामों की कोई बात नहीं की गई है, तो प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा जनता को मध्य प्रदेश का, उसमें साफ ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कारण मध्य प्रदेश में ये बेहतरीन काम हुए। ठीक है। ये जो बड़े नामों को, केंद्र के मंत्रियों को लाकर चुनाव लड़ाने का जो बीजेपी ने दाव चला, सर्वे में लोग कह रहे हैं इसका उसको फायदा होगा। चंबल में ये सबसे हेवीवेट जो मंत्री हैं उनको यहां पर उतारा गया था, सिंधिया भी यहीं से आते हैं, बीजेपी कुछ मार्जिनली बेटर 18 से कर रही है। प्रोफेसर साहब, अचानक से आप किसी बड़े आदमी को चुनाव में उतार देते हैं जो लोकसभा आपके लिए जीता हो, अब वो विधानसभा लड़ने जा रहा है, लोगों को कोई अंतर पड़ता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि लोगों को बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है, लेकिन जिन आंकड़ों का विश्लेषण अभी हम कर रहे हैं, जो प्री पोल के आंकड़े हैं, वो तो साफ दिखा रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त तो मिल रही है। बढ़त मतलब पिछले चुनाव की तुलना में, 2018 के चुनाव की तुलना में बीजेपी इस इलाके में बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। भले ही बढ़त मामूली हो, तो कुछ ना कुछ फायदा तो लगता है, दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें कि इनमें से जिन लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो MP हैं या जो मिनिस्टर्स हैं केंद्र में, ये जो 7 लोग हैं, इनमें 5 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी लगातार हारती रही है या पिछले 2 चुनाव हारी है। तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी ने दाव देख करके या कुछ स्ट्रैटेजी बना के किया होगा। अमूमन, जैसा मैं दोबारा इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, मुझे लगता है कि जनता को बहुत फायदा, बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है, मैं सर्वे के आंकड़ों के समर्थन में खड़ा दिखाई पड़ूंगा, मुझे लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और दूसरा जिसकी बात हो रही है, दूसरे फैक्टर की, शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा सा शैडो में रखने का जो बीजेपी ने इस बार फैसला किया, बहुत ज्यादा इनकी बात मत करो, बहुत ज्यादा चर्चा में मत लाओ शिवराज सिंह चौहान का नाम, इसलिए बाकी लोगों के नाम जो है वो आए चर्चा में, उन पर बात होने लगी। ये क्या ये स्ट्रैटेजी लग रही है? देखिए सौरभ, मुझे आज तक या मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, या मुझे कभी नहीं लगा कि वहां कोई बड़ी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, शिवराज सिंह चौहान से कोई नाराजगी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वो एक अजीब सी चीज है जिसका कोई रैशनल नहीं है। वो एक बदलाव अब बहुत हो गया है, जो आप कहते हैं डिसएंचैनमेंट भी शब्द नहीं है सही, बस एक क्या बहुत हो गया, अब क्या हमें बदल देना चाहिए? और इसका कोई रीजन नहीं है। अगर आप जनता से पूछे, अगर कोई ये कहेगा कि हाँ शिवराज सिंह बहुत लंबे समय तक रहे, अब कोई दूसरा होना चाहिए, उससे अगर आप फॉलो अप सवाल भी पूछ लें, बट क्यों, उसके पास कोई खास जवाब नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि एंटी इनकम्बेंसी मुझे नहीं दिखाई पड़ती, शिवराज सिंह चौहान के कामकाज से नाराजगी दिखाई नहीं पड़ती। फिर भी पता नहीं लोगों के मन में शिवराज सिंह चौहान के लिए बदलाव का थोड़ा सा मूड दिखता है, और इसी के लिए बीजेपी ने शायद ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई है, उनको थोड़ा किनारे रखो और तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारो, ताकि लोगों के बीच में मैसेज जाए कि भाई इनमें से भी कोई हो सकता है जो लोग बदलाव चाह रहे हैं। सौरभ जी देखिए, अभी जब हम सर्वे में देख रहे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि चंबल में अगर ये परिणाम है तो भाजपा के लिए निराशाजनक है। लेकिन क्या आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी पूरी राजनीति ही इसी पे टिकी हुई है, आप इस बात को समझिए, और मुझे ये भी पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार जितनी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक के राजनीतिक जीवन में कभी राज परिवार ने इतनी मेहनत नहीं की है। वो उनका आपको वीडियो वाला याद होगा कि शिव ज्योति की जोड़ी। हाँ। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि मुझे लोग ये बता रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से उन्होंने वहां एकदम, जिसको कहते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगर वो ये काम कर पाए कि इस तरह से सर्वे पीछे दिखा रहे हैं फिर भी आगे जा रहे हैं, उनको हेमंत विश्व शर्मा बहुत अच्छे से दिखते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी में दिखता है कि अगर कोई परफॉर्मर है तो उसका राजनीतिक करियर कैसे आगे बढ़ता है। और शिवराज सिंह चौहान पर निश्चित तौर पर
केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि अब बदलाव तो होना है, लेकिन यह भी उनको पता है कि बिना शिवराज के फिलहाल अभी नैया एकदम से पार नहीं होगी, वरना उनको विधानसभा नहीं लड़ा। अरे चलें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कहते हैं प्लस माइनस दोनों देखकर तब वो राजनीति कर रही है। बिल्कुल ठीक, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूं एक बार राशिद जी का कमेंट संजय जी की बात पर जरूर आ जाए। उन्होंने कहा मुझे एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई नहीं देती, शिवराज सिंह चौहान से नाराजगी भी दिखाई नहीं देती, बस एक कोई बात है कि भाई बहुत हुआ, शायद ये अब शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से शायद लोग चाहते हैं, उनको कुछ हो गया है कि भाई चेहरा बदलना चाहिए, और नाराजगी कुछ नहीं है। सहमत है जी शरद, देखिए जो बात है चप्पल का सर्कल को साफ दिखाता है कि हिसाब झुका तू कुनबा डूबा क्यों। मतलब यहाँ तो 1 और 1 11 होने चाहिए थे, सीटें कम हो रही है। देखिए शिवराज जी को साइडलाइन करने का कोई राजनीतिक कारण नहीं है, और जो चीज होती है वो जैसे असम में हुआ चुनाव के बाद बदलाव हो सकता था, ये जानबूझ के किया जाता है, और उसकी भाजपा की अंदरूनी राजनीति का यह हिस्सा है जो कुछ हो रहा है। इसको चाहे हमारे पैनलिस्ट इसको कहे या उसका बयान करे या ना करे, बात दरअसल यही है, और जनता को यह साफ समझ में आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं किसी को खटक रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है। अब हमने भोपाल, चंबल, बघेलखंड, निमाड़, मालवा बात कर ली। अब जो एक क्षेत्र बचा है, बड़ा क्षेत्र महाकौशल का। महाकौशल के सबसे बड़े नेता कौन है जिनकी चर्चा होती है? वो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। केंद्र की तरफ से यहां एक और बड़ा चेहरा उतारा गया है, प्रहलाद पटेल का। अब ये कमलनाथ के गढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या सीन लगा पा रही है? अभी आप टैली देखिए, 183 सीटों का सर्वे, 96 पर भारतीय जनता पार्टी, 84 पर कांग्रेस पार्टी। क्लोज फाइट में भी इतना मार्जिन बहुत होता है सरकार बनाने के लिए। 116 जिसके आए उसके बनेगी सरकार। तो बात करेंगे महाकौशल की, एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब की बार किसकी सरकार? बात हो रही है मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल की, इंडिया टीवी CNX का ये सर्वे। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? आपको मालूम है 17 तारीख को अगले महीने बस वोट पड़ने वाले हैं। जनता तो मन अपना बना चुकी होगी। हो सकता है अभी कोई ऐसा दाव कोई पार्टी चल दे, या अभी कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाए जिससे कोई बहुत परिवर्तन हो जाए, तो बात अलग है। लेकिन आज की तारीख में जनता का वोट किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सर्वे में हमने जानने की कोशिश की है। केवल महाकौशल का रीजन जो है वो अभी आपके सामने रखना बाकी है, और ये 47 सीटें सामने आते ही मध्य प्रदेश का ये सर्वे खुल जाएगा। पता चलेगा कौन बना रहा है इस बार सरकार। मुझे बड़ा दबाव है यहाँ की बैठी जनता का कि उनके कुछ सवाल जो हैं वो लिए जाए। चलिए पहले आप पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम नम्रता चौहान है। सो माय क्वेश्चन इज, कैन एनीवन बीट शिवराज सिंह चौहान सिंस ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम? क्या कोई शिवराज सिंह चौहान को हरा सकता है? ये सवाल राहुल जी। शिवराज सिंह चौहान अगर हम देखें तो मसला ये आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को अपनी ही पार्टी में वो तवज्जो शायद नहीं मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपको इतने सारे चुनाव जिताए हैं और वो एक ऐसा चेहरा है कि जो मासेस में, लोगों में अगर वो एक्सेप्टेबल है, ऐसे में उस चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर ना खड़ा करके ये कहना कि हमारी तरफ से केंद्र के कई सारे जो नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद चीज़ें तय होंगी, अपने आप में ही एक ऐसा इशू है जो कि जनता में किस तरह से काम करेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता इसे बहुत अच्छे से, हो सकता है मध्य प्रदेश की जनता इसे बहुत अच्छे से ना ले। एक सवाल और बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नव्या मोंगा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा और क्या कर सकता है अपने आप को और ट्रस्टवर्दी दिखाने के लिए ताकि लोग उनको वोट करें? कांग्रेस पार्टी पर लोग और भरोसा करें इस चुनाव में, ऐसा वो क्या? वो तो गारंटी दे चुके हैं ऑलरेडी, तो गारंटी तो बहुत होती है। आपको लग रहा है कि अभी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, लाइक बीजेपी के कंपैरेटिवली तो नहीं कर रहे हैं लोग। ऐसा आपको लगता है? यस। चलिए ठीक है, तो ये जनता की कुछ राय थी। अब मैं सीधे आपके सामने वो आंकड़े रख देता हूं महाकौशल के, ताकि सस्पेंस हम खत्म करें। 47 सीटें महाकौशल की। महाकौशल जहां पर है छिंदवाड़ा, कमलनाथ जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जहां से आते हैं। यहां कांग्रेस पार्टी ने पहले भी बेहतर किया था, इस बार भी अच्छा कर रही है कांग्रेस बीजेपी से। देखिए 26 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है महाकौशल के इस क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी 19 सीटें। बीजेपी का ये ग्राफ पिछली बार की तुलना में 1 सीट नीचे आया। पिछली बार 20 सीटें थी, इस बार 19 रह सकती है। कांग्रेस पार्टी 26 की 26 पर। अन्य में एक खाता जुड़ रहा है, 1 से बढ़कर 2 अन्य का हो सकता है आंकड़ा। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में का पूरा सर्वे आपके सामने है। 230 सीटों की विधानसभा है। 115 भारतीय जनता पार्टी, हाफ पे मार्क, बिल्कुल जो हाफ पे मार्क है, आधा आंकड़ा विधानसभा का, वहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से आगे। 110 पर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जाकर रुकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अभी तक की टैली जो इस ओपिनियन पोल में निकल करके आई है, सरकार बनाने के, अपने दम पर सरकार बनाने के भारतीय जनता पार्टी बेहद
बेहद नजदीक है। 116 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, 115 सीटें आज की स्थिति में बीजेपी जीत सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। 2003 से लगातार चल रही सरकार होने के बावजूद 15 महीने का वक्त कांग्रेस पार्टी को मिला था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उनके काम को भी लोगों ने देखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने 110 पर जाकर इस वक्त ठहरती हुई दिखाई दे रही है। लगभग रिवर्स से अगर आप इसको देखें स्थिति 2018 की, 2018 में भाजपा 109 पर थी, आज वो 115 पर आ गई है। कांग्रेस 110 पर आ गई जो 114 पर थी। ये वोट परसेंटेज है। बीजेपी का वोट परसेंटेज 44%, कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज 43%, 43%। 1% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी बीजेपी का वोट ज्यादा था, लेकिन सीटों में उसकी कसर रह गई थी, सीटें कम आई थी कांग्रेस पार्टी से। इस बार वोट शेयर में भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और अपने दम पर सरकार बना सकती है। ये हमारा ओपिनियन पोल बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रहा है। बीजेपी हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को फायदा हो रहा है 2018 की तुलना में। ये देखें आप, 2018 की तुलना में कंपैरिजन अगर आप करें, 3% वोट बीजेपी जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। 41% वोट आया था 2018 में, आज 44% पर है और कांग्रेस पार्टी को भी 2% वोट का फायदा होता दिख रहा है। 41% से 43% पर जा रही है, अन्य को नुकसान हो रहा है। तो यही बीजेपी और कांग्रेस में जुड़ रहा है, यानी अब ये सीधा डायरेक्ट फाइट का मुकाबला है। इसमें और छोटे प्लेयर जो हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं और इस सीधी टक्कर में इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि 21 साबित होगी कांग्रेस पार्टी से। फिर आपको बता दें, 115 पर बीजेपी, 110 पर कांग्रेस जाकर रुक सकते हैं और 116 वो जादुई आंकड़ा है जिस पर सरकार बनती है। तो ये हमारा फाइनल फिगर है ओपिनियन पोल का, इंडिया टीवी और CNX का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। ये नतीजा सामने आया। मैं एक एक करके अपने मेहमानों की राय इस पर दूंगा, कितना सहमत है इससे। हर्षवर्धन जी से शुरुआत करते हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का कोई भी राज्य जब चुनाव में जब जा रहा है तो क्लियर मैंडेट्स जनता दे रही है। तो मैं तो एक तो इससे सहमत नहीं हूँ कि इतना कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। दरअसल हम लोग कई चीज़ें अपने मन मस्तिष्क में परसेप्शन के तौर पर बनाते हैं। जो संजय जी ने अभी कहा, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हर कोई कह रहा है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, लेकिन कुछ लग रहा है कि अरे इतना समय हो गया। सच बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने और कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अभी जो 23 का चुनाव है, उसमें कांग्रेस के ज्यादातर जो मुद्दे हैं वो पीछे जाती दिखी है। कांग्रेस जो अपनी सरकार थी उसमें अपने घोषणा पत्र के ऐलान की चीजों को लागू नहीं कर सकी थी। कमलनाथ नेता के तौर पर खराब साबित हुए थे। दिग्विजय और कमलनाथ के बीच का झगड़ा इतना भयानक है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और जो सबसे बड़ी बात है, प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम किया है। मेरा यह मानना है कि यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्लियर कट मैंडेट का होगा। इससे बेहतर बहुमत के साथ बहुत बेहतर होगा। चलें ठीक, इस पर एक बार जरा राशिद साहब की राय। राशिद साहब की असेसमेंट थी बीजेपी के लिए यह चुनाव मुश्किल चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को एज है चुनाव में। सर्वे यह बता रहा है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है एक बार फिर। राशिद साहब जी देखिए, मैं अपने मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी से सहमत हूँ कि देखिए वोटर जो है वो कोई सेंटा क्लॉज नहीं होता कि जो है दोनों को वोट दे, एक वोटर भाजपा को वोट दे, एक वोटर कांग्रेस को वोट दे। तो एक डिसाइसिव मैंडेट आएगा और एक वो जो साफ मैंडेट आएगा। पिछली बार जरूर बराबरी पे खत्म हुआ था, लेकिन उसके बहुत सारे दूसरे कारण थे। जो अदर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत से लोग जो है वो जो पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी जो 2-3 सीटें जीत सकती है, वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अब ये जरूर बात है कि इंडिया अलायंस जो है वो राज्य में मतलब राज्य के चुनाव में नहीं शामिल है। लेकिन इस तरह का मुझे लगता है कि इस तरह का वर्डिक्ट आना बहुत मुश्किल है। अगर भाजपा जीतेगी तो भाजपा भी 20-30 सीटों के मार्जिन से जीतेगी, कि मतलब उसका प्रदर्शन 125-130 सीटों के ऊपर होगा। तो मुझे इस मतलब ओवरऑल सर्वे से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश का मतदाता जो है वो सेंटा क्लॉज नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारे दो पैनलिस्ट से कह चुके हैं कि साफ मैंडेट आएगा, मतलब कोई एक तो साफ होगा दोनों में से, बीजेपी कांग्रेस में से। बताइए भावेश, इसमें आपका जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो कितना होता है, कितनी सीटों का ऊपर नीचे होने का? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो दोनों पार्टियों के बीच में जो वोट का अंतर है लगभग 1.8% है। क्योंकि हमने एवरेज करके देखा है, इसलिए एवरेज यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट नंबर दिखाया। ठीक है, तो लगभग 1.8% का दोनों का गैप है। तो अब जहाँ तक मार्जिन ऑफ एरर की, तो लगभग 3% रहता है। हम अमूमन सभी सेफोलॉजिस्ट इस चीज़ को मानते हैं। अब देखिए जहाँ पे इस पूरे 3% मतलब कितनी सीटें?
20 सीटें के आसपास 20 सीटों में खेल तो यहाँ तो पर सब वो सारा खेल डिपेंड बदल करता है, जाएगा। पर वो डिपेंड करता है कि वो 3% स्विंग किधर से हो रही है। वो नहीं, अब यदि बीजेपी को 3% वोट यदि एक्स्ट्रा भोपाल से मिलते हैं तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि यदि कांग्रेस को महाकौशल से 3% एक्स्ट्रा वोट मिलते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कहने का मतलब वो 3% वोट कहाँ से मिले वो ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, अब बात आती कि इस सर्वे को लेकर, ठीक है, उनका अपना राय है। देखिए 2 महीने पहले जो बीजेपी की स्थिति थी वहाँ पे बहुत ही खराब थी। बीजेपी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में और जिस तरह अभी हमने बात किया कि कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए शिवराज सिंह चौहान ने, उन सब चीज़ों का असर दिख रहा है। और ये क्लोज कॉन्टेस्ट फाइट है जरूर, और वो दिख भी रहा है, ग्राउंड पे भी दिख रहा है, जिसमें आप देखेंगे कई सारे तमाम सर्वे आप देखेंगे जिसमें कई लोगों ने बताया कि कांग्रेस की वहाँ पे सरकार आ रही है। कई लोगों ने, मेरा मानना ये है कि जब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बहुत ज़्यादा कोई माहौल नहीं है, और आप देखिए इसको, क्योंकि हमने वोट शेयर देखा, आप देखें दोनों पार्टियों का वोट शेयर बढ़ रहा है। आप देखो पिछले 2018 से आप देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रो इनकमेंसी भी है, बट चूंकि एक्सट्रीमली बाइपोलर होने जा रहा है ये चुनाव। आप देखेंगे 2018 में लगभग 18% वोट जो थी वो अन्य को मिले को गया था। इस बार वो घट के लगभग 10-12% के आसपास आ रहा है। तो वो जो एक्सट्रीमली बाइपोलर जो सीटें हो रही है, जिसके वजह से कांग्रेस को कुछ जगह ज्यादा फायदा हो रहा है, कुछ जगह बीजेपी को उसका नुकसान हो रहा है। जिसके बाकी अभी तक जो 2 राय पैनलिस्ट के आई हैं कि क्लोज कॉन्टेस्ट वाली बात नहीं होगी, ये एक तरफा मामला होगा। अमूमन मैं भी मानता हूँ, मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि इंडिया में अब आजकल जितने भी चुनाव होते हैं वो वन साइडेड होते हैं, मैं भी इस चीज को मानता हूं। बट चूंकि हमारे पास जो अभी सिनेरियो है मैं उसी की बात करूंगा, मैं अपने अभी तक सर्वे में जो करूंगा ना। ठीक बात है, आपके सर्वे में जो दिखा वही हमने बताया। अब चूंकि शिवराज सिंह चौहान की इतनी बात हुई है और जाहिर है कि वही सरकार का चेहरा रहे, तो उनके नाम पर लोगों की राय क्या आती है ये सीधे सीधे रखना चाहिए, या कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे तो कौन है बेहतर मुख्यमंत्री, कौन साबित हो सकता है सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, ये सवाल था। 44% लोग मानते हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लिए सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं, हुए हैं और होंगे आगे। 39% लोगों को लगता है कमलनाथ को मौका मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री से जो अपेक्षित है वो कमलनाथ करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम के तौर पर 9% लोग देखना चाहते हैं और दिग्विजय सिंह को 2%। तो इससे भी साफ है ये इस दौड़ में केवल 2 ही लोग शामिल हैं, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, और उसमें कम से कम 5 परसेंटेज पॉइंट से शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से आगे दिखाई दे रहे हैं। पहली पसंद लोगों की मुख्यमंत्री के तौर पर वो शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। और मामला जहां तक वोट की बात है, 1.8% वोट का गैप बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी आगे। और सीटों में आप देख रहे हैं 5 सीट का अंदर भारतीय जनता पार्टी 115, 100 पर कांग्रेस। ये हमारे सर्वे की राय। राहुल जी, देखिए, जब ये बात साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश में कोई लहर नहीं है किसी पार्टी की तरफ, ना बीजेपी की तरफ है ना कांग्रेस की तरफ है। अब कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट दिखती है कि वो मध्य प्रदेश में अच्छा करेगी। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, उन्होंने एमपीज़ को, अपने सांसदों को वहाँ उतारा है, अपने मंत्रियों को वहाँ पे चुनाव में उतारा है, पूरी ताकत से वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है कि ये क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं होगा? ये क्लोज कॉन्टेस्ट होगा मध्य प्रदेश में, और मुझे लगता है कि बहुत एक सीट को लेकर और थोड़े थोड़े वोटों के अंतर पर ही सीटें जीती जाएंगी। ये इसी पर ये कि क्लोज कॉन्टेस्ट और मैंने, ये तो कोई नहीं कह सकता किसको कितना वोट मिलेगा किसी चुनाव में, कितनी सीटें मिलेंगी। हाँ, ये है बात कि हमने ये ट्रेंड देखा है पिछले 10 साल में कम से कम, और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी, कि जनता तय कर देती है कि भाई इसको मौका मिलना चाहिए, इस पार्टी को या इस नेता को। लेकिन ये कोई हमारे लिए कोई थंब रूल नहीं है, या इस बार जनता ने तय कर दिया, भारत में ऐसा कोई विधान तो नहीं है। प्रोफेसर साहब, नहीं, आपने सवाल भी पूछा और उत्तर भी दे दिया। सचमुच ऐसा कोई थंब रूल है ही नहीं है कि पिछले 5 साल में लगातार क्लोज इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इसी के लिए ये भी क्लोज नहीं होगा। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। जो आंकड़े, जिसका विश्लेषण अभी किया जा रहा है, उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि क्लोज कंटेस्ट है। और कई वोट परसेंटेज को देख लें, सीटों को देख लें, तमाम जो सवाल हैं उस पर जो ओपिनियन है लोगों का, उसको देखें जिस तरह से बटे हुए हैं ओपिनियन, इन सब को देखते हुए तो ये लगता है कि मध्य प्रदेश क्लोज कंटेस्ट की ओर बढ़ रहा है। अब क्लोज कंटेस्ट 2 नज़रिए से देखा जा सकता है। वोट, वैसा तो कहें तो अगर हिमाचल भी क्लोज कंटेस्ट था, भले ही सीटों का अंतर बहुत हो गया क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है, क्लोज कंटेस्ट हिमाचल भी था। तो ऐसा नहीं है कि तमाम चुनाव जो पिछले दिनों हमने देखा वो वन साइडेड चुनाव है, और उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि मध्य प्रदेश के जो आंकड़े आज दिखाई दे रहे हैं, ये तो आज के अनुमान है, दर्शकों को ये बताना चाहिए।
चुनाव के दिन भी यही होंगे इसका भी कोई फोरकास्ट नहीं है, या बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। लेकिन अगर बात कहनी हो तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत एक तरफा होने की गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि कोई लहर नहीं है। राहुल जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, कोई लहर दिखाई नहीं पड़ती है। और कुछ अनहोनी हो जाए अगले 2-3 वीक में, कुछ ऐसी बड़ी घटना घट जाए, लहर पैदा हो जाए, तब कुछ कह नहीं सकते। अगर आज की स्थिति बनी रहेगी तो कमोबेश चुनाव के नतीजे ऐसे ही होंगे। ऐसे का मतलब टाइट चुनाव है। अगर लेकिन ये हम साथ में देखें इस कॉन्टेक्स्ट में कि 20 साल से एक पार्टी का लगभग राज चल रहा है, 17 साल का मुख्यमंत्री है वहां पर, उसके बाद 2% वोट अगर वो पार्टी अपने लिए बढ़ा रही है तो बीजेपी के लिए और शिवराज सिंह चौहान के लिए कैसे आंकेंगे इन आंकड़ों? सिर्फ बीजेपी नहीं बढ़ा रही है वोट, आप कांग्रेस को भी देखिए, कांग्रेस का भी वोट बढ़ रहा है। अमूमन जब आप महीने भर पहले प्री पोल करें, चुनाव अभी 17 तारीख को है, लगभग 1 महीने पहले पोल किया गया, और ऐसे किसी भी पोल में जो छोटी पार्टियां हैं उनका आकलन कम होता है। अच्छा, हमेशा कम किया जाता है आकलन। आप देखेंगे, मेरा अपना अनुमान है, आप देखेंगे जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो जो अदर्स का अनुमान है वो थोड़ा और बढ़ेगा। तो सिर्फ बीजेपी वोट नहीं बढ़ा रही है, कांग्रेस भी वोट बढ़ा रही है। और अमूमन ऐसे सर्वेज में और जहां बाइपोलर कंटेस्ट है, ऐसा देखने को हमेशा मिलता है। और मैं एक बात कहूँगा, अभी मेरे सहयोगी कह रहे थे हिमाचल का चुनाव, हिमाचल और इसमें बहुत फ़र्क है। हिमाचल में एक ट्रेंड रहा है कि हिमाचल की जनता ने एक बार एक पार्टी और दूसरी बार दूसरी पार्टी को चुना है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में ऐसा ट्रेंड नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर आपने खुद ही बताया कि भाई 4 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। तो ऐसे में जब लहर नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो मुझे लगता है क्लोज कॉन्टेस्ट रहेगा। जी, राशिद किदवई साहब, देखें जो बात मैंने कही कि लहर ना होना, ये भी अपने आप में क्या कामयाबी नहीं है उस आदमी के लिए जो सरकार में, सत्ता में बैठा है 17 साल से, कि भाई उसके खिलाफ कोई अभी वेव क्रिएट नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का कैंपेन का सबसे बड़ा हिस्सा ये भी है कि चोरी की सरकार शिवराज सिंह चौहान ने चलाई पिछले 3 साल। जी सौरभ, ये तो भाजपा के लिए सीख है कि 44% पे एक मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। मतलब बिल्कुल अगर इस सर्वे के आधार पर जाए तो भाजपा को आराम से 125, 130, 135 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन भाजपा वो जमी जमाई पिसाच पे लात मार रही है। भाजपा कह रही है कि नहीं, इसको एक संघर्ष करो, इसको एक चुनाव बनाओ, शिवराज जी को किनारे करो। तो ये ऐसी रणनीति देखिए, ये कुछ सर्वे और जो भाजपा की रणनीति है वो बिल्कुल मेल नहीं खाती। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ कुछ जरूर एक ऐसी चीज है जिसको हम चीज को कैप्चर नहीं कर पा रहे, और परिणाम बताएंगे 3 दिसंबर को जो है सारी बातें सामने आ जाएंगी। आप ये कह रहे हैं कि इस सर्वे का एक सीख ये है बीजेपी के लिए कि खुलकर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट मांगने चाहिए तो बेहतर करेगी। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है क्यों आंखों में पट्टी बांधे हुए भाजपा, क्या भाजपा को पता नहीं है कि शिवराज जी इतने लोकप्रिय है, 44% वो है, आराम से वो चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है, क्या वजह है कि भाजपा ने जो था मंत्रियों को मैदान में उतारा, वो सारे मंत्री तो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, इस सर्वे के नतीजों की रोशनी में आपकी बात बिल्कुल, राशिद साहब, बिल्कुल सही लगती है। अगर सबसे लोकप्रिय सीएम की चॉइस शिवराज सिंह चौहान है, आपकी पार्टी वोट भी अपना बढ़ा रही है, बेहतर कर रही है, गैप भी बढ़ा रही है सीटों में भी और वोट में भी, तो शिवराज सिंह चौहान को क्यों दरकिनार कर रखा है? खुलकर शिवराज सिंह चौहान को के नाम पर, उनके काम पर, उनके चेहरे को आगे रखकर वोट मांगना चाहिए कि यही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा की रणनीतिक गलती है। मैं यहाँ रशीद जी से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। और 2018 का जो चुनाव हुआ, बहुत जिसको कहें कि एकदम अचानक 2 ऐसी घटनाएं हो गई थी जो अभी शायद संजय जी ने कहा कि अनहोनी हो जाए। मंदसौर हो गया था, किसानों पर गोली चल गई थी। एक SC ST का मामला था, वो सरकारी कर्मचारियों में एक सपाक जो है वो बड़ा रैली करने लगा था और शिवराज जी ने एक जगह कह दिया था कौन माई का लाल आरक्षण छीन सकता है। तो ऐसी घटनाएं हो गई थी। उसके बाद से आप देखिए शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को एक जिसको कहते हैं ना एकोमोडेट करना, सिचुएशन के लिहाज से खुद को बदलना, वो उन्होंने किया। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व ने जिन लोगों पर प्रयास किया वो सब के सब असफल साबित हुए और बीच में 2 बड़ी कोशिश हुई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की कि शिवराज चौहान को हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री लाए। बैक करना पड़ा, पीछे आना पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह है। आपको अगर लगता भी है तो या तो आपने पहले से ही पूरी तरह से हटा दिया होता। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई और चेहरा देने की स्थिति नहीं बनती दिख रही। और थोड़ा मजबूती से आते, मोदी जी का नाम होता, मोदी जी के साथ शिवराज जी लगे होते तो शायद ज्यादा बेहतर प्रभाव पड़ता। और मैं ये मानता हूं 125, 130 जो राशिद जी कह रहे हैं वही सही आंकड़ा होने जा रहा है। राहुल जी, क्या अभी भी 1 महीना है बीजेपी को खुलकर बैक करना चाहिए शिवराज चौहान? मैं ये कहता हूं कि हमें एक बहुत ही बड़ी नेता मध्य प्रदेश की, उनका बयान देखना चाहिए, उमा भारती का।
वो साफ साफ ये कहती हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से टिकट्स दिए हैं, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो शायद सही नहीं। तो इससे भी एक हमें संकेत मिलते हैं कि बीजेपी जो है, अगर वो शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं बढ़ाती है, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है, उनको कहीं साइडलाइन करने की कोशिश आगे भी करती है, तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब चूंकि अभी ये सर्वे एक हुआ है, अब चुनाव के बीच में भी गैप है, एक सर्वे और जो है एक भावेश आपके लिए लेकर के आएंगे। बस उमा जी के बारे में ये कह दूं, उमा जी को पार्टी ने इतने टेंट्रम्स के बाद भी जितना कुछ दिया है ना, वो वहां 2003 में मुख्यमंत्री बनी, और मैं फिर से याद दिला दूं कि उनको तो रायबरेली से सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने कहा गया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम बड़े नेता हैं, झांसी से भी लड़ेंगे, रायबरेली से भी लड़ेंगे। तो उनकी बात तो उनकी अपनी नाराजगी है, क्या चाहती है बड़ा सवाल। क्योंकि भावेश ने कहा कि 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं थी, भारतीय बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, यानी अपवर्ड ट्रेंड बीजेपी का आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे हमने आप पूरे एनालाइज कीजिए पूरे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को, तो बीजेपी जैसे बड़े बड़े नेता उनको ऐसा नहीं सेफ सीट किसी को नहीं दिया। आप देखिए जैसे दिमनी को लेकर, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर की सीट को लेकर चर्चा हो रही है, उनको वो सीट दिया जो बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव हार रही है वहाँ पे। तो बीजेपी की रणनीति साफ है कि जो उन सीटों पर बड़े नेताओं को उतारा है जहाँ पे उनकी स्थिति कमजोर है, और अपने लिए जो उनकी सीट है जिस पर वो मानते हैं कि वो वहाँ स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे उनको अपनी सीट बचानी है। तो उनकी रणनीति प्रीब्रीज जो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तीसरी बात जो मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, और मैं इस चीज़ के साथ हमेशा रहूँगा, जो ये जातीय जनगणना वाला है वो बैकफायर करने वाली है मध्य प्रदेश में। इस चीज़ को मैं अंडरलाइन करता हूँ, मैं अंडरलाइन करता हूँ इस चीज़। ये सर्वे था हमारा और CNX का, जिसका नतीजा आपने देखा कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है भारतीय जनता मध्य प्रदेश में एक बार फिर। कांग्रेस पार्टी नजदीक है लेकिन इस बार पिछड़ रही है बीजेपी से, ये हमारा सर्वे कहता है। इस कड़ी में एक सर्वे आगे और कुछ दिनों के बाद लेकर के लौटेंगे। आज की परिस्थिति यही बता रही है। बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे मेहमानों का, राशिद किदवई साहब बहुत शुक्रिया आपका, राहुल जी, हर्षवर्धन जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रोफेसर संजय कुमार जी और भावेश बहुत धन्यवाद, और हमारी ऑडियंस का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आपके सवालों के लिए बहुत धन्यवाद।